थारवेल केशकिरी, नेता ने आदेश दिया। युवा तुरंत मुड़ा और जंगल में गहराई तक दौड़ा, सेकंड के भीतर घनी वनस्पति में गायब हो। सावी कबीले के नेता उस पर निर्देशित स्पष्ट आक्रामकता के बावजूद शांत रहे। उनकी मुद्रा ने भय या कमजोरी के बजाय ताकत और अधिकार को व्यक्त किया। उन्होंने शांति से जवाब दिया, उनकी स्थिति स्पष्ट और अटूट थी। वक्त शकाराक। विधर्मी बढ़ती शत्रुता के साथ प्रतिक्रिया देने वाला था कि उसकी आंखों ने अचानक गति को पकड़ लिया। उसकी नज़र किनारे से आ रही आकृतियों पर पड़ी, पहले यारा, फिर 2 इंसान जिन्होंने उनकी भूमि में घुसपैठ की थी। उसकी फुफकार नाटकीय रूप से तेज हो गई, शुद्ध घृणा से भर गई जिसका उसके साथियों ने तुरंत पीछा किया। पूरे विधर्मी प्रतिनिधिमंडल ने आक्रामक आवाजें निकालना शुरू कर दिया, उनकी बॉडी लैंग्वेज हर गुजरते सेकंड के साथ और अधिक हिंसक होती गई। कुछ अधिक उत्साही विधर्मी खुद को रोक नहीं सके। वे तुरंत आगे बढ़े, सावी रक्षात्मक रेखा को तोड़ने और मैथ्यू और सेलीन को बलपूर्वक बंधक बनाने का प्रयास किया। सावी योद्धाओं ने उन्हें तुरंत अपने शरीर से रोक दिया, समान क्रूरता के साथ विधर्मियों पर वापस फुफकारते हुए, बिल्कुल कोई डर नहीं दिखाया। मैथ्यू की निगाहें तथाकथित विधर्मियों पर घूम गईं, उनकी उपस्थिति और उपकरणों को सूचीबद्ध कर रही थी। उनके पास सावी लोगों के समान शारीरिक विशेषताएं थीं, एक ही नीली त्वचा, एक ही सामान्य शरीर संरचना, स्पष्ट रूप से एक ही प्रजाति। लेकिन उनकी प्रस्तुति स्पष्ट रूप से अलग थी। उनके कपड़ों में हार, कंगन और छोटे प्राणियों की हड्डियों से सजे बेल्ट के साथ सहायक उपकरण के रूप में हड्डियां शामिल थीं। लाल रंग ने उनके चेहरे के कुछ हिस्सों को एक पैटर्न में ढक दिया था जिसे वे सभी साझा करते थे। वे कुल अखरोट नौकरियों की तरह दिखते हैं, चरमपंथियों के साथ हिंसक विचारधारा के साथ उन पर लिखा हुआ है। मैथ्यू ने गंभीर रूप से सोचा। गतिरोध तेज हो गया क्योंकि दोनों समूह तनावपूर्ण विभाजन के दौरान एक दूसरे का सामना कर रहे थे। सावी नेता थोड़ा आगे बढ़ा, सीधे विधर्मी नेता से मापे गए स्वर में बात करना शुरू कर दिया, संभवतः हिंसा अपरिहार्य होने से पहले बातचीत का प्रयास करना। मैथ्यू यारा के करीब झुक गया और तत्काल फुसफुसाया, वे क्या कह रहे हैं? हमें यह समझने की जरूरत है कि क्या हो रहा है। यारा ने सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति तनावग्रस्त हो गई क्योंकि उसने दबे हुए स्वरों में अनुवाद करना शुरू कर दिया। प्रमुख उनसे कह रहे हैं कि आप अब हमारे परिवार का हिस्सा हैं। आप हमारे संरक्षण में सम्मानित अतिथि हैं। हम आपको अपने खून के रूप में मानते हैं और हम आपको कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। वह रुक गई क्योंकि विधर्मी नेता ने तीखे, काटने वाले शब्दों के साथ जवाब दिया। विधर्मी नेता तर्क दे रहा है कि आप छिपे हुए एजेंडे वाले दुश्मन हैं। वह दावा करता है कि आप हमारे तरीकों को भ्रष्ट करने और हमारी संस्कृति को भीतर से नष्ट करने के लिए आए हैं। यह बेतुका है। हम सचमुच कल ही आए हैं। सेलीन मदद नहीं कर सकती थी लेकिन बोल सकती थी, उसके चेहरे पर घृणा का भाव चमक रहा था। उन्हें परवाह नहीं है, यारा ने कड़वाहट से कहा। विधर्मियों का मानना है कि हमारी जाति श्रेष्ठ प्राणी है। हमारी तरह की कोई भी चीज ऐसे दुश्मन हैं जिन्हें बिना किसी दया या बातचीत के मार दिया जाना चाहिए और उनका वध कर दिया जाना चाहिए। उसकी आवाज में घृणा थी क्योंकि उसने विचारधारा का विस्तार किया। उनके पूर्वजों ने परोपकारी के बारे में वही चरम विश्वास रखा था जब वह पहली बार 500 साल पहले आया था। उनके पास अपने कट्टरपंथी पूर्वजों द्वारा लिखे गए प्राचीन ग्रंथ, स्क्रॉल और टैबलेट हैं जिन्हें वे पवित्र शास्त्र के रूप में मानते हैं। लेकिन उन लेखों को घृणा और भय से भ्रष्ट कर दिया गया था, हिंसा और जेनोफोबिया को सही ठहराने के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। यारा के हाथ मुट्ठी में बंध गए। वे पैतृक विधर्मियों द्वारा लिखी गई इन भ्रष्ट लिपियों पर सब कुछ आधारित करते हैं। इसलिए हम उन्हें विधर्मी कहते हैं। वे उस सच्चे मार्ग से टूट गए हैं जिसका अनुसरण हमारे लोगों ने किया था जब परोपकारी ने हमें एक बेहतर रास्ता दिखाया था। उन्होंने सहयोग और समझ की उनकी शिक्षाओं को अस्वीकार कर दिया, इसके बजाय घृणा और अलगाव के पुराने तरीकों से चिपके रहे। मैथ्यू ने इस जानकारी को तेजी से संसाधित किया। तो वे अनिवार्य रूप से एक अलग गुट हैं जिन्होंने परोपकारी के प्रभाव के बाद आपके सांस्कृतिक विकास को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? बिल्कुल, यारा ने पुष्टि की। जब परोपकारी ने हमारे पूर्वजों को विलुप्त होने से बचाया और हमें अपनी भाषा और तरीके सिखाए,
तो हमारे अधिकांश लोगों ने कृतज्ञतापूर्वक परिवर्तन को अपनाया। लेकिन कुछ विधर्मियों के पूर्वजों ने इसे संदूषण के रूप में देखा। वे जंगल में भाग गए और तब से अलग थलग रह रहे हैं। अब हम आ गए हैं, जो शायद उन भ्रष्ट ग्रंथों से उनके सभी सबसे बुरे डर और नकली भविष्यवाणियों की पुष्टि करता है। हाँ, यारा ने गंभीर रूप से कहा। वे संभवतः आपको आक्रमण के मोहरा के रूप में देखते हैं। इस बात का प्रमाण है कि उनकी पागल चेतावनियां हमेशा से उचित थीं। विधर्मी नेता की आवाज तेजी से बढ़ी, उसके शब्द और अधिक आक्रामक हो गए। उसके कई योद्धा हथियार तैयार करके आगे बढ़ने लगे। अब वह क्या कह रहा है? मैथ्यू ने तुरंत पूछा। यारा का चेहरा पीला पड़ गया। वह मांग कर रहा है कि हम आपको तुरंत सौंप दें। उनका दावा है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपका खून बहाया जाना चाहिए। अगर हम मना कर देते हैं, वे हमला करेंगे, मैथ्यू ने गंभीर रूप से समाप्त किया। प्रमुख रक्तपात से बचने की कोशिश कर रहा है, यारा ने कहा। वह वैकल्पिक समाधान की पेशकश कर रहा है, श्रद्धांजलि, क्षेत्रीय रियायतें, लड़ाई को रोकने के लिए कुछ भी। लेकिन विधर्मियों को समझौता करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैथ्यू को स्थिति तेजी से बिगड़ते हुए देख सकता था। विधर्मी योद्धा फैल रहे थे, फ्लैंकिंग पोजीशन ले रहे थे। यह बातचीत नहीं थी, यह हमले की तैयारी थी। यारा, मैथ्यू ने चुपचाप लेकिन दृढ़ता से कहा, अपने प्रमुख से कहो कि अगर हमला किया जाता है तो सेलिन और मैं अपना बचाव करेंगे। हम खुद को पकड़ने या बलिदान नहीं होने देंगे। लेकिन हम सावी कबीले के नेतृत्व का पालन करेंगे कि क्या पहले हमला करना है या उनके प्रतिबद्ध होने की प्रतीक्षा करनी है। यारा ने सिर हिलाया और जल्दी से मैथ्यू के शब्दों को उनकी भाषा में प्रमुख को सुनाया। सावी नेता के हाव भाव में गंभीर स्वीकृति दिखाई दी। उन्होंने एक आखिरी बार विधर्मियों को जवाब दिया, उनका स्वर राजनयिक से चेतावनी की ओर बढ़ गया। विधर्मी नेता ने अवमानना में जमीन पर थूक दिया, उसकी आंखें एक संक्षिप्त क्षण के लिए मैथ्यू के साथ बंद होने से पहले सभी के चारों ओर देख रही थी। फिर विधर्मी ने अपने लोगों के साथ पीछे हटने से पहले कुछ शब्द कहे। उसने कहा कि यह खत्म नहीं हुआ है और वे आपको लेने के लिए वापस आएंगे, यारा ने कहा, उसके चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति। मैथ्यू की आंखें ठंडी चमक उठीं, अपने मन को चैनल करते हुए उनके मजबूत होने का इंतजार क्यों करें? इससे पहले कि वे बड़ी संख्या में हम पर हमला करें, आइए उन सभी को मार दें। यारा ने तुरंत अपना सिर हिलाया। कृपया शांत हो जाइए। मैंने तुमसे कहा था, यह हमारा तरीका नहीं है। हत्या केवल अधिक हत्या लाती है, नेता कभी भी लड़ाई शुरू नहीं करेगा, और इसे हमारी जाति के बीच अत्यधिक नीचा देखा जाता है। हमारी जाति कभी भी अपने आप पर हमला नहीं करेगी, भले ही उनके पास एक विधर्मी विचारधारा हो, जब तक कि वे पहले हमला न करें। यह हमारा सावी तरीका है। मैथ्यू ने आहें भरने से पहले पीछे हटने वाले आंकड़ों को देखा। ठीक है। समझने के लिए धन्यवाद। यारा ने कृतज्ञतापूर्वक उसकी ओर देखा। विधर्मियों के साथ जहां से वे आते थे, वहां पीछे हटते हुए मैथ्यू यारा और सेलिन के साथ बस्ती के एक शांत क्षेत्र में बैठ गया। उन्हें पूरी स्थिति के बारे में और अधिक समझने की जरूरत थी, न केवल आगामी संघर्ष के लिए तैयार करने के लिए जो अपरिहार्य लग रहा था, बल्कि इस छिपे हुए क्षेत्र को समझने और संभवतः इसकी निकास स्थितियों की खोज करने के लिए भी। यह क्षेत्र रहस्यमय था। मैथ्यू ने जो कुछ भी सामना करने का अनुमान लगाया था, उससे कहीं अधिक जटिल था। यह स्पष्ट रूप से सर्दियों के दायरे से अधिक खतरनाक था, लेकिन इसने काफी बेहतर अवसर भी प्रदान किए। मैथ्यू विशेष रूप से अभी तक छोड़ना नहीं चाहता था। सुनहरी मछली के खून से विशेषता में वृद्धि और आगे की खोजों की संभावना ने अविश्वसनीय रूप से आकर्षक बने रहने को बना दिया। लेकिन वह अभी भी पूरा करने की व्यवस्था को समझना चाहता था, यदि परिस्थितियों ने जल्दबाजी में बाहर निकलने के लिए मजबूर किया। यारा ने उस परोपकारी के बारे में विस्तृत कहानियां सुनाना शुरू कर दिया, जिसका वह लगातार इतनी श्रद्धा के साथ उल्लेख करती थी। मैथ्यू ने विशेष रूप से बढ़ते संदेह के कारण उसे विस्तार से बताने के लिए कहा था। यह रहस्यमय परोपकारी बहुत अच्छी तरह से दायरे से बाहर निकलने की कुंजी हो सकता है, जैसे कि विंटर बीस्ट को हराना पहले पूरा होने की स्थिति थी। यारा के खाते के अनुसार परोपकारी अपने लोगों के लिए जबरदस्त उथल पुथल के समय में आया था।
सावी पूर्वज इस द्वीप पर जीवित रहने के लिए सख्त संघर्ष कर रहे थे, सीमित संसाधनों और क्षेत्रीय नियंत्रण के लिए लगातार एक दूसरे से लड़ रहे थे। आंतरिक संघर्ष उनके समाज को तोड़ रहा था। जब दाता पहली बार प्रकट हुआ तो वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जाहिर तौर पर किसी भी परिस्थिति से उसे इस दायरे में लाया गया था। सावी योद्धाओं ने उसे संभावित खतरे या संसाधन के अलावा किसी और चीज के रूप में नहीं पहचाना, तुरंत उससे लड़ने और उसे पकड़ने की कोशिश की थी। अपनी भारी चोटों के बावजूद दाता ने बिना किसी समस्या के उन सभी को अकेले ही हरा दिया था। लेकिन पराजित योद्धाओं का वध करने के बजाय, जैसा कि उम्मीद की जा सकती थी, उसने दया दिखाई और उन्हें जीने दिया। यारा की आवाज में गहरी श्रद्धा थी क्योंकि उसने समझाया, यह दया का सच्चा प्रदर्शन था। जब आपके पास दंडित करने की शक्ति हो तो क्षमा करना क्षमा करने से अलग होता है जब आपके पास उस शक्ति की कमी होती है। परोपकारी हमारे पूर्वजों को समाप्त कर सकता था, लेकिन उसने इसके बजाय करुणा को चुना। संयमित शक्ति के उस कार्य ने स्पष्ट रूप से सावी लोगों के लिए सब कुछ बदल दिया था। दाता कई महीनों तक उनके साथ रहा, उन्हें अनगिनत चीजें सिखाई। उन्होंने प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के माध्यम से उनके पूर्वजों को काफी मजबूत बनाया। उसने उन्हें चमत्कारी वस्तुएं प्रदान की जो उनकी क्षमताओं को बढ़ाती थीं और उन्हें समुद्र की गहराई में रहने वाले शक्तिशाली जानवरों का शिकार करने की अनुमति देती थीं जो पहले उनकी शक्ति और पहुंच से बहुत दूर थे। उनके संरक्षक पद के तहत सावी द्वीप पर सबसे कमजोर गुट से उसकी प्रमुख शक्तियों में से एक बन गया। सेलिन आगे झुक गई, मैथ्यू के दिमाग में भी जो सवाल बन रहा था। लेकिन आप अभी भी क्यों विश्वास करते हैं कि वह वापस आ जाएगा? क्या होगा अगर वह जाने के बाद आपके बारे में भूल गया? 6000 चंद्र चक्र एक लंबा समय है। यारा ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति में पूर्ण विश्वास था। यह नामुमकिन है। हम जानते हैं कि वह कई कारणों से नहीं भूले हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जाने से पहले उन्होंने हमें अपने एक करीबी साथी के साथ छोड़ दिया था। मैथ्यू तुरंत किनारे पर हो गया। करीबी साथी उस समय का एक प्राणी है जो आपके लोगों के साथ रहता है। यहां इस द्वीप पर। यारा के रहस्योद्घाटन ने स्थिति को नाटकीय रूप से और अधिक जटिल बना दिया था। यदि परोपकारी ने कुछ या किसी शक्तिशाली व्यक्ति को साथी कहलाने के लिए पर्याप्त छोड़ दिया था, तो इसने इस क्षेत्र में शक्ति की गतिशीलता के बारे में सब कुछ बदल दिया। यारा ने शांति से सिर हिलाया। हाँ, महान सुनहरी मछली जो हमारे द्वीप के चारों ओर पानी में घूमती है। हम बाहरी लोगों या आक्रमणकारियों से कभी नहीं डरते क्योंकि महान सुनहरी मछली हमारी भूमि की रक्षा करती है। हम इसे अक्सर नहीं देखते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यह हमेशा वहां रहता है, देख रहा है। इसलिए जब आप हमारे तटों पर सुरक्षित रूप से पहुंचे, तो इसका मतलब था कि आपने किसी तरह हमारे क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। उस समय सेलिन और मैथ्यू दोनों का दिल एक साथ गिर गया। यह लोक कथा नहीं थी। यह अतिरंजित पौराणिक कथाएं नहीं थीं जो पीढ़ियों से चली आ रही थीं जब तक कि सत्य किंवदंती नहीं बन गई। मैथ्यू ने व्यक्तिगत रूप से उस भयानक सुनहरी मछली को अपने शरीर के अंदर से और फिर से बाहरी समुद्र से देखा था। उन्होंने सेलिन को उनकी निजी चर्चाओं के दौरान प्राणी के समझ से बाहर के आकार और शक्ति के बारे में बताया था। यारा की कहानियां पूरी तरह से वास्तविक थीं, न केवल इतिहास को अलंकृत करने वाले बड़ों की रोमांटिक कहानियां, बल्कि वास्तविक घटनाओं के सटीक विवरण भी थे। बेशक कुछ चीजें अतिरंजित हो सकती हैं, जबकि अन्य वास्तविक थीं, लेकिन यह अभी भी ज्यादातर सटीक थी या कम से कम प्रतीत होती थी। वह सुनहरी मछली इस हितैषी की साथी थी। मैथ्यू मदद नहीं कर सका लेकिन बढ़ते भय के साथ सोच सकता था। एक वफादार साथी के रूप में इस तरह के प्राणी के लिए यह व्यक्ति कितना अकल्पनीय रूप से मजबूत था। निहितार्थ भयावह थे। मैथ्यू मुश्किल से उस प्राणी के अंदर होने से बच गया था। यह विचार कि किसी ने इसे वश में कर लिया था, उसकी वफादारी अर्जित की थी और एक अभिभावक के रूप में उसकी आज्ञा दी थी। सेलिन अपनी जिज्ञासा को भी नियंत्रित नहीं कर सकी। वह महान सुनहरी मछली को अपने साथ ले जाने के बजाय यहाँ क्यों छोड़ेगा? अगर यह वास्तव में उसका साथी होता, तो क्या वह इसे अपनी तरफ से नहीं चाहता था? यारा की अभिव्यक्ति अनिश्चित हो गई। पहली बार उसने परोपकारी पर चर्चा करते समय पूर्ण आत्मविश्वास के अलावा कुछ और दिखाया था। उन्होंने कहा,
हम उनके तर्क के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हैं। बुजुर्गों ने पीढ़ियों से इस सवाल पर बहस की है। वह अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए रुक गई। कुछ लोगों का मानना है कि परोपकारी ने इसे यहाँ छोड़ दिया क्योंकि वह जानता था कि हमें उन लोगों से सुरक्षा की आवश्यकता होगी जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। दूसरों को लगता है कि सुनहरी मछली घायल हो गई थी या कमजोर हो गई थी और उसे ठीक होने के लिए समय की आवश्यकता थी। कुछ लोग यह भी सुझाव देते हैं कि दाता अंततः इसके लिए लौटने का इरादा रखता था, लेकिन उन परिस्थितियों से रोका गया था जिन्हें हम समझ नहीं सकते हैं। मैथ्यू ने सेलिन के साथ सार्थक नजरों का आदान प्रदान किया। दोनों एक ही बात सोच रहे थे। यदि सुनहरी मछली इस परोपकारी की साथी थी और यदि छिपे हुए क्षेत्रों को पूरा करने के लिए आमतौर पर जो भी केंद्रीय चुनौती मौजूद थी, उसे हराने या हल करने की आवश्यकता होती है। क्या इसका मतलब यह है कि उन्हें अंततः किसी भी तरह उस सुनहरी मछली का सामना करने की आवश्यकता होगी? यह विचार बिल्कुल भयानक था। मैथ्यू ने उस जीव को करीब से देखा था। इससे लड़ना आत्महत्या था और एक असंभव कार्य था। मैथ्यू और सेलिन दोनों को उम्मीद थी कि इसके लिए सुनहरी मछली से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैथ्यू केवल आशा पर भरोसा नहीं करने जा रहा था, उसे निष्कर्ष निकालने से पहले अधिक जानकारी की आवश्यकता थी। यारा, मैथ्यू ने सावधानी से कहा, क्या आप जानते हैं कि जब वह चला गया तो दाता कहा गया था? उसने क्या कहा कि उसकी मंजिल क्या थी? हम बारीकियों को नहीं जानते हैं, लेकिन दाता ने कहा कि उसके पास करने के लिए चीजें हैं और दुश्मनों से निपटना है। यारा ने उदास होकर अपना सिर हिलाया। एक और सवाल, क्या आप जानते हैं कि वे भविष्यवाणियां वास्तव में क्या कहती हैं? सेलिन ने पूछा। भविष्यवाणियों के विचार पर यारा की अभिव्यक्ति अंधकारमय हो गई। पृष्ठपाठ वापसी की बात करते हैं। वे दावा करते हैं कि परे से प्राणी फिर से आएंगे और हमारे कबीले को बर्बाद करेंगे। मैथ्यू ने जोर से आह भरी। सर्वनाशकारी भविष्यवाणियों वाले ये कट्टरपंथी हमेशा सबसे खतरनाक दुश्मन थे। उनके साथ तर्क नहीं किया जा सकता था क्योंकि उनकी विचारधारा विश्वास के प्रमाण के रूप में उनके खून की मांग करती थी। हम यहाँ कुछ भी नष्ट करने के लिए नहीं हैं, हम सिर्फ जीवित रहने और घर का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है, यारा ने एक कोमल मुस्कान के साथ कहा। प्रमुख जानता है। हमारे सभी लोग जानते हैं। लेकिन विधर्मी शब्दों से आश्वस्त नहीं होंगे। वे अधिक संख्या के साथ लौटेंगे और फिर। उसने वाक्य पूरा नहीं किया। फिर युद्ध होगा। सब कुछ समझाने के लिए धन्यवाद, यारा। हमें तैयारी करने की जरूरत है। जब विधर्मी वापस आएंगे तो हम आपके लोगों की रक्षा करने में मदद करेंगे। हम आपके आतिथ्य के लिए आपके ऋणी हैं। यारा की आंखें कृतज्ञता से चमक उठीं। धन्यवाद, मैथ्यू। धन्यवाद, सेलेन। परोपकारी के लोग वास्तव में उतने ही उदार हैं जितने वह थे। जैसे ही यारा अन्य कर्तव्यों में भाग लेने के लिए रवाना हुई, मैथ्यू ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ सेलिन की ओर रुख किया। यह क्षेत्र काफी अधिक जटिल हो गया है। सहमत, सेलिन ने कहा। लेकिन कम से कम हम जानकारी एकत्र कर रहे हैं। हम अंततः बाहर निकलने की स्थिति का पता लगा लेंगे। मैथ्यू ने सिर हिलाया, हालांकि उसके विचार गहराई में तैरती उस सुनहरी मछली की ओर लौटते रहे। अगर वह प्राणी वास्तव में हर चीज की कुंजी था, तब वे शुरू में जितना महसूस किया था उससे कहीं अधिक खतरे में थे। जैसे ही मैथ्यू और सेलिन अपने आवास में आराम कर रहे थे, अपनी अगली चाल की योजना बना रहे थे, यारा सावी कबीले के बुजुर्ग प्रमुख के साथ लौट आई। उन्होंने मैथ्यू द्वारा दिए जाने से पहले प्रवेश की अनुमति मांगी। मैथ्यू ने उन्हें अंदर जाने का इशारा किया। आप दोनों क्या लाते हैं? मैथ्यू, सेलेन, यारा ने प्रमुख के रूप में अनुवाद करना शुरू किया। हमारे प्रमुख के पास एक विचार है जिस पर वह आपसे चर्चा करना चाहते हैं। वह अपने प्रस्ताव पर आपके विचार जानना चाहता है। मैथ्यू ने यारा को जारी रखने के लिए इशारा किया। प्रमुख को क्या कहना है? हम सुन रहे हैं। यारा की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि उसने प्रमुख के शब्दों का अनुवाद किया। विधर्मी संभवतः आज या कल नवीनतम समय पर हमला करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों में महत्वपूर्ण रक्तपात होगा।
प्रमुख विनम्रता से पूछ रहा है कि क्या आप अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थान पर छिपने को तैयार होंगे? वह मुझे और हमारे कबीले के 4 सबसे मजबूत योद्धाओं को आपकी रक्षा करने के लिए भेजने का प्रस्ताव रखता है, जबकि आप छिपे रहते हैं। वह रुकी, फिर जारी रखा, एक बार जब विधर्मियों को पता चलता है कि आपकी स्थिति अज्ञात है, तो वे अपने हमले को छोड़ सकते हैं, अधिक उचित रूप से बातचीत कर सकते हैं या धीरे धीरे आपकी तलाश करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके स्थान का पता चल जाता है और आप पर हमला किया जाता है, तो प्रमुख कबीले की पूरी ताकत को आपकी रक्षा में लाने का वादा करता है और यदि आवश्यक हो तो सहायता के लिए महान सुनहरी मछली को बुलाता है। इन शब्दों को सुनकर मैथ्यू ने प्रस्ताव पर ध्यान से विचार करना शुरू कर दिया। वह समझ गया था कि वह बहुत कुछ मांग रहा था, एक पूरी जाति को उसके लिए लड़ने के लिए अभिमानी महसूस करने के लिए। मैथ्यू कल ही आया था, फिर भी सावी उसके लिए खून बहाने को तैयार थे। लेकिन उन्होंने मुखिया की सोच को भी पहचान लिया। मैथ्यू और सेलीन को तत्काल संघर्ष से हटाकर प्रमुख संभावित रूप से रक्तपात से पूरी तरह से बच सकता है। विधर्मी मनुष्यों को विशेष रूप से चाहते थे, दृश्यमान लक्ष्यों के बिना उनका धार्मिक उत्साह साथ ही नीली चमड़ी वाले लोगों पर हमला करने को उचित नहीं ठहरा सकता है। हालांकि मैथ्यू विशेष रूप से एक निष्क्रिय भागीदार नहीं बनना चाहता था, एक असहाय नागरिक की तरह छिप रहा था, जबकि अन्य उसकी ओर से लड़ रहे थे। ठीक है, मैथ्यू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। प्रमुख को बताएं कि मैं उनकी योजना की सराहना करता हूं और उनके तर्क को समझता हूं। लेकिन बदले में मेरे पास मांगने के लिए एक एहसान है। मैथ्यू की मुस्कान देखकर और उसके समझौते के शब्दों को सुनकर यारा की अभिव्यक्ति काफी उज्जवल हो गई, इससे पहले कि वह प्रमुख को उनकी भाषा में अनुवाद करना शुरू करती। प्रमुख ने जवाब दिया और यारा ने वापस अनुवाद किया। वह कहता है कि वह आपको जो कुछ भी चाहिए उसमें मदद करेगा, जब तक कि यह उसकी शक्ति के भीतर है। मैथ्यू आगे झुक गया। उसे हमें एक शिकार के मैदान में ले जाने के लिए कहें जहां खतरनाक जानवर पाए जा सकते हैं। सेलीन और मैं प्राणियों का शिकार करके और उन्हें हराकर मजबूत होते हैं। अगर हम वैसे भी छिपने जा रहे हैं, तो हम उस समय का उपयोग उत्पादक रूप से खुद को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं यदि विधर्मी हमला करते हैं। यारा ने अनुवाद किया और मुखिया का चेहरा समझ और अनुमोदन से चमक उठा। उन्होंने उत्साह से जवाब दिया। प्रमुख का कहना है कि यह एक उत्कृष्ट विचार है, यारा ने अनुवाद किया। वह गांव से सुरक्षित दूरी पर कई शिकार के मैदानों को जानता है जो विधर्मियों द्वारा उनके प्रारंभिक दृष्टिकोण के दौरान नहीं खोजे जाएंगे। मेरे सहित 4 सबसे मजबूत योद्धा आपको एस्कॉर्ट करेंगे और शिकार करते समय आपकी रक्षा करने में मदद करेंगे। इस तरह आप छिपे रहते हुए ताकत हासिल करते हैं। मैथ्यू ने संतुष्टि में सिर हिलाया। उत्तम, यह सभी के लिए काम करता है। प्रमुख गर्मजोशी से मुस्कुराए और रक्षा की तैयारियों को व्यवस्थित करने के लिए प्रस्थान करने से पहले सम्मान के संकेत में मैथ्यू के कंधे को पकड़ लिया। गांव से काफी दूर स्थित एक शिकार के मैदान में विधर्मियों के पास पहुंचकर तत्काल खोज से बचने के लिए मैथ्यू, सेलीन और मिराज सक्रिय रूप से युद्ध में लगे हुए थे। यह क्षेत्र एक चट्टानी तटीय क्षेत्र था जहां जंगल ज्वारीय पूल और उथले पानी से मिलता था। एक पारिस्थितिकी तंत्र जो विशेष रूप से आक्रामक जानवरों को भूमि और समुद्र दोनों के अनुकूल बनाता है। यारा और 4 प्रभावशाली सावी योद्धाओं ने शिकार क्षेत्र के चारों ओर एक परिधि बनाए रखी, जो किसी भी खतरे को रोकने के लिए तैनात थी जो बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, या कोई भी विधर्मी स्काउट्स जो उनके स्थान पर ठोकर खा सकता है। मैथ्यू का हाथ बिजली से चटक गया क्योंकि उसने एक विशाल क्रस्टेशियन का सामना किया, जो आसानी से एक छोटी कार के आकार का था, बख्तरबंद गोले के साथ जो धातु को तुलना में कमजोर बनाते थे। आपने एक स्तर 24 द्वीप क्रस्टेशियन को मार डाला है। तुमने 250 जीवन प्राप्त किए हैं। आपने एक स्तर 23 द्वीप क्रस्टेशियन को मार डाला है। आपने 175 जीवन प्राप्त किए हैं। मैथ्यू ने 1/3 को समाप्त कर दिया जो उन्हें फ्लैंक करने का प्रयास कर रहा था। उसका इग्नाइट कौशल विनाशकारी प्रभाव के साथ प्राणी के खोल के अंदर विस्फोट कर रहा था। आपने एक स्तर 24 द्वीप केकड़े को मार डाला है। तुमने 230 जीवन प्राप्त किए हैं। आप 23 के स्तर पर पहुंच गए हैं। सेलीन ने एक सटीक लक्षित पवन ब्लेड के साथ एक और समाप्त किया,
जिसने मैथ्यू द्वारा इसे गंभीर रूप से घायल करने के बाद शेल खंडों के बीच कमजोर बिंदु पाया। जीवन संचय उत्कृष्ट रूप से आगे बढ़ रहा था और समतलीकरण की प्रगति भी उतनी ही संतोषजनक थी। उन्हें इन द्वीप केकड़ों के एक समूह का सामना करना पड़ा, सभी मैथ्यू और सेलीन की वर्तमान ताकत की तुलना में अपेक्षाकृत उच्च स्तर पर। जीव अपने प्राकृतिक कवच और शक्तिशाली चिमटे के साथ दुर्जय विरोधी थे जो हड्डी को कुचल सकते थे। मैथ्यू ने अपनी प्रगति की समीक्षा करने के लिए अपनी स्टेटस स्क्रीन खोली। नाम मैथ्यू। जाति मानव। वर्ग वर्गहीन हत्यारा। स्तर 23.6%। लाइव्स 5251। ताकत 36। चपलता 36। संविधान 41। मन 56। सभी आंकड़ों के लिए +5। विशेषता अंक 0। कौशल मौलिक हमला 5 तत्वात्मीयता दृढ़ता चांदी की त्वचा प्रज्वलन खंजर कला सीमित समय। प्रतिभा ग्रिम रीपर। कक्षा कौशल कक्षा स्लॉट 1/1। सुनहरी मछली के खून से उसकी विशेषता बढ़ गई थी, अब उसके आधार आंकड़ों में एकीकृत हो गई थी, जिससे वह इस क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो गया था। शिकार के दौरान सेलीन 19 तक का स्तर बना चुकी थी, उसकी अपनी प्रगति स्थिर और सुसंगत थी। इस बीच मैथ्यू केकड़े के शवों को मिराज को खिला रहा था। जानवरों को विभिन्न तरीकों से समतल किया गया, जिसमें पराजित शत्रुओं का उपभोग सबसे प्रभावी में से एक था। मिराज अभी भी बहुत कमजोर था, अपने विकास के बावजूद केवल 12 स्तर के आसपास, स्तर 20 से अधिक खतरों के खिलाफ प्रभावी ढंग से निपटने में योगदान देने के लिए। इसलिए मैथ्यू ने उसे वास्तविक लड़ाई से बाहर बैठने दिया और बाद में बस शवों पर दावत दी, धीरे धीरे अपने स्तर को बढ़ाने के लिए आवश्यक अनुभव जमा किया। यारा ने उनके पास संपर्क किया क्योंकि वे केकड़े समूह के साथ समाप्त हुए, अनुमोदन में अपने हाथों को एक साथ ताली बजाई। आप अविश्वसनीय रूप से मजबूत हैं। आपने उन जानवरों को इतनी आसानी से, इतने समन्वय और शक्ति से हरा दिया। आप वास्तव में हमारे परोपकारी की तरह हैं, जो दुर्लभ बिजली सहित कई तत्वों का उपयोग करने में सक्षम है। उसने मैथ्यू को खुली प्रशंसा के साथ देखा, उसकी बड़ी आंखें चमक रही थी। मैथ्यू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, उसके दिमाग में कुछ क्लिक कर रहा था। क्या आपने कहा कि दाता उन्हीं तत्वों का उपयोग कर सकता है जिनका मैंने उपयोग किया था? उन सभी को? मैथ्यू ने शिकार के दौरान आग, पानी, पृथ्वी और बिजली के हेरफेर का खुले तौर पर प्रदर्शन किया था। 4 अलग अलग तत्वों पर महारत हासिल करने के लिए, एक मध्यवर्ती तत्व होने के नाते एक शक्तिशाली कौशल के साथ एक अत्यंत दुर्लभ वर्ग की भी आवश्यकता होगी। हाँ, वे सभी, यारा ने उत्साह से पुष्टि की। हालांकि मुझे यह उल्लेख करना चाहिए कि पारित कहानियों के अनुसार, उनके तत्व आपके द्वारा दिखाए गए कार्यों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे। परोपकारी स्पष्ट रूप से तूफानों को बुला सकता था, भूकंप पैदा कर सकता था और इलाके को आकार देने वाले तराजू पर आग में हेरफेर कर सकता था। 500 साल पहले का एक इंसान, पतन से 3 शताब्दी पहले, जिसके पास इस पैमाने पर बहुमौलिक महारत थी जिसने इन शक्तिशाली सावी लोगों को प्रभावित किया था। यारा, मैथ्यू ने सावधानी से कहा, क्या दाता ने कभी उल्लेख किया कि वह कहाँ से आया था? वह किस भूमि या राज्य से उत्पन्न हुआ था? यारा ने सोच समझकर अपना सिर झुका लिया। बुजुर्गों का कहना है कि उन्होंने एक जगह के बारे में बात की थी जिसे कहा जाता था। वह उच्चारण के साथ संघर्ष कर रही थी। आर्थ्रोपोस? ऐसा कुछ। पानी से बहुत दूर एक देश, जहां उसके लोग पत्थर और धातु के बड़े शहरों में रहते थे। एंथ्रोपोस? मानव के लिए पुराना ग्रीक शब्द। क्या दाता केवल दार्शनिक भाषा का उपयोग कर रहा था, या यह पतन से पहले का एक वास्तविक स्थान का नाम था? मैथ्यू ने जानकारी को बाद के लिए दूर रख दिया। अभी उन्हें विधर्मियों के टकराव के मामले में मजबूत होने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। चलो शिकार जारी रखते हैं, मैथ्यू ने कहा। विधर्मियों के आने की उम्मीद से पहले हमारे पास अभी भी समय है। यारा ने सिर हिलाया और अपनी परिधि की स्थिति में लौट आई, जबकि मैथ्यू, सेलीन और ठीक हो रहे मिराज जानवरों के अगले समूह को शामिल करने के लिए तैयार हो गए। हर स्तर को प्राप्त किया, हर जीवन संचित हुआ,
उन्हें उस शक्ति के करीब लाया जिसकी उन्हें इस क्षेत्र में जो कुछ भी था उसे जीवित रहने के लिए आवश्यकता होगी। अगले कुछ घंटों तक मैथ्यू, सेलीन और मिराज ने शिकार के मैदानों के माध्यम से अपनी प्रगति जारी रखी। मैथ्यू ने उच्चतम स्तरीय जानवरों को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिन्होंने उन्हें अधिकतम अनुभव लाभ प्रदान किया। जानबूझकर सेलीन के लिए थोड़े कमजोर प्राणियों को छोड़ दिया ताकि वह स्तरों में पकड़ सके। इस बीच मिराज ने भूख के साथ लाश के बाद लाश को खा लिया। उसका विकसित शरीर उल्लेखनीय गति से मांस को संसाधित कर रहा था। उन सभी ने विस्तारित शिकार के दौरान आवश्यक ब्रेक लिए, विशेष रूप से मिराज, जिसका पेट अधिक खाने से स्पष्ट रूप से विकृत हो गया था। यह आपके लिए पर्याप्त है, मिराज। मुझे डर है कि यदि आप और अधिक खाते हैं तो आपको न केवल हिलने डुलने में कठिनाई होगी बल्कि वास्तव में विस्फोट होगा, मैथ्यू ने दृढ़ता से कहा, सफेद घोड़े को बीच में रोकते हुए जब वह एक और शव के पास पहुंच गया। मिराज ने मैथ्यू को बड़ी, याचना भरी आंखों से देखा, जैसे कि एक अंतिम काटने की अनुमति के लिए भीख मांग रहा हो। मैथ्यू ने अपने साथी को एक लंबे समय तक देखा, फिर हार में आह भरी। अच्छा, आखिरी काटने। इसके बाद बिल्कुल और नहीं। मैथ्यू मदद नहीं कर सका लेकिन अपने हताश स्वर के बावजूद मुस्कुराया। सेलीन ने 30 के स्तर के जानवर के साथ अपनी लड़ाई फिर से शुरू करने के लिए वापस मुड़ने से पहले उनकी बातचीत पर हंसते हुए कहा। जब उन्होंने अंततः अपने तत्काल आसपास के सभी शिकार योग्य प्राणियों को साफ कर दिया, तो मैथ्यू ने सेलीन से संपर्क किया क्योंकि वह अपने हथियार से खून साफ कर रही थी। अब आप किस स्तर पर हैं? अपनी स्थिति स्क्रीन की जांच करते हुए सेलीन ने एक उत्साहित आवाज के साथ जवाब दिया, मैं अब 21 के स्तर पर हूं। प्रगति अविश्वसनीय रूप से तेज रही है, सामान्य शिकार गति की तुलना में लगभग चौंकाने वाली। जानबूझकर मेरे लिए कमजोर लक्ष्यों को छोड़ने के लिए धन्यवाद। जिन प्राणियों से उसने लड़ाई लड़ी थी वे वास्तव में कमजोर नहीं थे। स्तर 23 जानवरों को आसानी से किसी भी स्थान पर बी रैंक खतरों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये सामान्य बी रैंक नमूने भी नहीं थे, उनके उच्च स्तर ने उन्हें उस वर्गीकरण स्तर के पूर्ण शिखर की ओर धकेल दिया। आपका स्वागत है, मैथ्यू ने कहा। मैं अभी भी 23 के स्तर पर फंस गया हूं। मुझे आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त अनुभव जमा करने से पहले कुछ और स्तर के 24 जानवरों को मारने की जरूरत है। सेलीन ने समझ में सिर हिलाया। आप तेजी से अपने प्रथम श्रेणी के विकास के करीब पहुंच रहे हैं। क्या आप यह देखने के लिए उत्साहित हैं कि सिस्टम आपको कौन से विकास कार्य सौंप सकता है? हाँ, तरह, मैथ्यू ने स्वीकार किया, हालांकि उनके स्वर में कुछ अनिश्चितता थी कि एक क्लासलेस पदनाम क्या चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है। उन्हें आराम से ब्रेक लेते देखकर यारा एक उज्ज्वल अभिव्यक्ति के साथ संपर्क किया। सेलेन, तुम वास्तव में सुंदर लग रही हो। विशेष रूप से आपके कपड़े, वे हमारे पास मौजूद किसी भी चीज से बहुत अलग हैं। कपड़ा और डिजाइन आश्चर्यजनक हैं। सेलीन अचानक की गई तारीफों से क्षण भर के लिए अचंभित रह गई, उसके गाल लाल रंग की हल्की सी छाया से लाल हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने आप को बिल्कुल आश्चर्यजनक दिखते हैं, आपकी आंखें उन अद्वितीय चिन्हों के साथ अविश्वसनीय रूप से सुंदर हैं। सेलीन की अभिव्यक्ति उसके दिमाग में एक विचार के रूप में उज्ज्वल हो गई। वास्तव में, मेरे स्थानिक भंडारण में अतिरिक्त कपड़े हैं। क्या आप कुछ कोशिश करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि कुछ शैलियां आप पर वास्तव में सुंदर लगेंगी। वास्तव में? मैं उन्हें आजमा सकता हूं, यारा ने कहा, उसका चेहरा एक भव्य मुस्कान से चमक रहा था, जिसने आसपास के कई सावी योद्धाओं को तुरंत अपना सिर घुमा दिया, जो एक आदत प्रतीत होती थी। मुझे बिल्कुल अच्छा लगेगा। मैथ्यू ने अपने चेहरे पर एक नरम, मनोरंजक मुस्कान के साथ दृश्य को देखा। इस युवती के पास आधा गांव पूरी तरह से प्यार करता है। वे सचमुच घबराए बिना सीधे उसकी ओर नहीं देख सकते। सेलीन ने यारा को कुछ चट्टानों के पीछे एक अधिक निजी क्षेत्र की ओर ले जाना शुरू कर दिया, जहां वह पुरुष योद्धाओं या मैथ्यू द्वारा देखे बिना कपड़े बदल सकती थी। दोनों महिलाएं चलते समय खुद को हंस रही थीं, पहले से ही फैशन और दिखावे के बारे में बातचीत में गहरी थीं। बहुत दूर मत जाओ, मैथ्यू ने इतनी जोर से पुकारा कि वे दूर से सुन सकें। हम नहीं जानते कि विधर्मी स्काउट्स या खतरनाक जानवर हमला कर सकते हैं या नहीं। हम नहीं करेंगे,
दोनों आवाजें एक स्वर में वापस बुलाईं, उसके बाद और अधिक हंसी आई। मैथ्यू ने प्यार से गुस्से से अपना सिर हिलाया, फिर अपना ध्यान उस परिधि की ओर लगाया जहां 4 सावी योद्धाओं ने अपनी घड़ी की स्थिति बनाए रखी। योद्धा अनुशासित और पेशेवर थे, लेकिन मैथ्यू ने उनकी कभी कभी निगाहों को देखा था जहां यारा गायब हो गई थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि वे उसकी सुरक्षा के बारे में चिंतित थे। जटिल सामाजिक गतिशीलता। हालांकि मुझे लगता है कि यह संस्कृतियों और प्रजातियों में सार्वभौमिक है। वह संभावित खतरों के लिए अपनी इंद्रियों को विस्तारित रखते हुए अपने मन भंडार को पुनर्प्राप्त करने के लिए एक ध्यान की स्थिति में बस गया। मिराज एक संतुष्ट घुरघुराहट के साथ उसके पास ढह गया, उसका भरा हुआ पेट उसे एक माउंट की तुलना में गर्भवती घोड़ी की तरह अधिक बना रहा था। पिछले कुछ दिनों की अराजकता के बाद शांतिपूर्ण क्षण बिल्कुल वैसा ही था जिसकी उन्हें जरूरत थी। मैथ्यू को उम्मीद थी कि यह थोड़ा अधिक समय तक चलेगा, इससे पहले कि विधर्मी अनिवार्य रूप से शांति को तोड़ने के लिए आ जाएं। सेलिन और यारा लगभग 2 मिनट बाद लौट आए, चट्टानी आउटक्रॉपिंग के पीछे से उभर आए जहां यारा बदल गई थी। यारा ने अब एक सुंदर लंबी, आसमानी नीली पोशाक पहनी थी जो उसकी प्राकृतिक त्वचा टोन और विशेषताओं को शानदार ढंग से पूरक करती थी। परिधि को बनाए रखने वाले 4 सावी योद्धा परिवर्तन से स्पष्ट रूप से स्तब्ध थे। अपने अविश्वसनीय आत्मनियंत्रण और अनुशासन के बावजूद वे तुरंत अपनी आंखें दृष्टि से नहीं हटा सके। कई लोग बीच में ही जमे हुए खड़े थे, अपनी युवती की असाधारण सुंदरता से पूरी तरह से मोहित हो गए। सामूहिक घूरने के कुछ अजीब सेकंड के बाद योद्धाओं को आखिरकार एहसास हुआ कि वे क्या कर रहे थे। उन्होंने खुद को अपनी स्तब्धता से हिला लिया और जल्दी से अपने गार्ड कर्तव्यों पर लौट आए। हालांकि मैथ्यू ने देखा कि वे यारा की ओर कभी कभी नजर भेजना जारी रखते हैं, पूरी तरह से देखने का विरोध करने में असमर्थ थे। पुरुष हमेशा पुरुष रहेंगे, मैथ्यू ने अपना सिर हिलाते हुए सोचा। आप उस पोशाक में बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैथ्यू ने ईमानदारी से कहा जब सेलिन ने यारा को अपने सामने एक पूर्ण मोड़ दिया, सभी कोणों से परिधान दिखाया। धन्यवाद, यारा ने एक शर्मीला, शांत स्वर में जवाब दिया। उसके गाल थोड़े काले हो गए थे, जो शर्माने के नीले चमड़ी के बराबर हो सकता था। आप इसे रख सकते हैं, सेलिन ने गर्मजोशी से कहा। इसे मेरी ओर से आपके लिए एक उपहार समझो। मैं आपको बाद में कुछ अतिरिक्त कपड़े भी दूंगा, एक बार विधर्मियों के साथ सब कुछ हल हो जाएगा। यारा की आंखें खुशी के आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वास्तव में? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसने तुरंत सेलिन को कसकर गले लगा लिया, इशारे से वास्तविक कृतज्ञता निकल रही थी। सेलिन ने हंसते हुए गर्मजोशी से गले लगाया। उनके अलग होने के बाद सेलिन ने यारा को सलाह दी। बस याद रखें, यह विशेष पोशाक युद्ध की स्थितियों के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। कपड़ा कार्यात्मक होने के बजाय सजावटी है, इसलिए अगर लड़ाई छिड़ जाए तो सावधान रहें। यारा ने समझ में जोर से सिर हिलाया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसे पहनते समय प्रभावी ढंग से लड़ना बहुत मुश्किल होगा। मुझे अपने नियमित कपड़ों में वापस जाना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, सेलिन ने कहा, पहले से ही पीछा कर रहा था। बस अगर आप बदल रहे हों तो कुछ भी हो जाए। दोनों युवतियां फिर से चली गईं। वे कुछ ही समय बाद लौट आए और मैथ्यू ने तुरंत उनकी गतिशीलता में बदलाव देखा। सेलिन और यारा अब बहुत करीब दिखाई दिए, जैसे कि वे कल ही मिलने वाले लोगों के बजाय आजीवन दोस्त थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज ने एक दूसरे के आसपास उनकी सहजता दिखाई। कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रजाति या संस्कृति, महिलाएं स्पष्ट रूप से कुछ ही मिनटों के साझा फैशन अनुभवों के बाद करीबी दोस्त बन सकती हैं। मैथ्यू ने आंतरिक मनोरंजन के साथ सोचा। अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए लगभग 10 मिनट तक आराम करने के बाद समूह ने अपना शिकार फिर से शुरू किया। हालांकि उन्होंने एक ही क्षेत्र में रहने के बजाय जानबूझकर स्थान बदल दिए। इस कदम ने दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति की। सबसे पहले, वे एक पूर्वानुमानित स्थिति में रहने से बचना चाहते थे जहां विधर्मी स्काउट्स अंततः उनका पता लगा सकते हैं। दूसरा, उन्हें ताजा शिकार के मैदानों की आवश्यकता थी क्योंकि जब उन्होंने पहली बार शिकार शुरू किया था, तब की तुलना में स्थानीय जानवरों की आबादी काफी विरल हो गई थी। इस द्वीप पर रहने वाले जीव खतरे को पहचानने के लिए स्पष्ट रूप से पर्याप्त बुद्धिमान थे। एक ही सामान्य क्षेत्र में अपनी तरह के इतने सारे लोगों का वध करने के बाद,
जीवित जानवर अब खून की गंध की ओर बिना सोचे समझे नहीं दौड़ रहे थे। उन्होंने सावधानी सीखी और शिकार के मैदानों से पूरी तरह बचना शुरू कर दिया। यारा ने समूह को एक अलग तटीय क्षेत्र की ओर ले जाया, जिसकी सिफारिश सावी प्रमुख ने की थी, संभावित खतरों और आशाजनक लक्ष्यों दोनों के लिए सतर्क रहते हुए। इस बीच सावी गांव में मुख्य नेता और उनके लोग विधर्मियों का सामना कर रहे थे, जो बड़ी संख्या में आए थे। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, संख्या से अधिक होने के बावजूद उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। सावी मुखिया अपना सिर ऊंचा करके खड़ा था और उसकी छाती प्रभुत्व और अधिकार की मुद्रा में आगे की ओर झुकी हुई थी। उसके पीछे उसके योद्धा खड़े थे, सभी अपने हथियार चलाते हुए जरूरत पड़ने पर मौत से लड़ने के लिए तैयार थे। विधर्मी नेता ने जहरीली फुफकारते हुए अपनी कठोर भाषा में आक्रमणकारियों के सटीक स्थान को जानने की मांग की। उनके कई अधिक आक्रामक अनुयायियों ने हिंसा शुरू करने के लिए उत्सुक होकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उन्हें एक तेज इशारे से रोक दिया, जिससे वे पीछे हट गए। विधर्मी नेता ने वास्तविकता को पूरी तरह से समझा। एक बार जब लड़ाई गंभीरता से शुरू हो गई, तो दोनों तरफ से कई लोग मर जाएंगे। वह सभी प्रमुख को मनोवैज्ञानिक दबाव के माध्यम से आत्मसमर्पण करने के लिए डराना चाहता था, बजाय इसके कि तुरंत रक्तपात का सहारा लिया जाए जो दोनों गुटों को कमजोर कर देगा। सावी प्रमुख ने शांति से लेकिन दृढ़ता से जवाब दिया, उनके स्वर में कोई डर नहीं था। उसने विधर्मी नेता को सीधे बताया कि मनुष्य अब गांव में मौजूद नहीं है। वे उस सुबह पहले के टकराव के बाद चले गए थे, अपने मेजबानों पर विनाश लाने के बजाय छोड़ने का विकल्प चुना था। विधर्मी नेता ने गहरी भौहें सिकोड़ लीं, उसकी आंखें संदेह से सिकुड़ गईं। उसे यकीन था कि सावी प्रमुख सीधे झूठ नहीं बोलेगा। विभाजन से पहले उनके पूर्वजों का यही तरीका था, एक सांस्कृतिक मूल्य जिसे विधर्मियों ने भी अनिच्छा से स्वीकार किया था। प्रमुख के शब्द बिना किसी संदेह के बहुत सच थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि चूक या छिपे हुए एजेंडे के माध्यम से धोखा नहीं था। विधर्मी नेता यह भी जानता था कि सावी प्रमुख बिना सुरक्षा के अपने सम्मानित मेहमानों को नहीं छोड़ेगा। उसने किसी तरह उनकी मदद की होगी, उन्हें प्रभावी ढंग से छिपने के लिए संसाधन या मार्गदर्शन प्रदान किया होगा। विधर्मी नेता ने अपने योद्धाओं की ओर तेजी से रुख किया और उनकी भाषा में आदेश दिया, उन्हें पूरे गांव की अच्छी तरह से तलाशी लेने का आदेश दिया। सावी योद्धा तुरंत अपने क्षेत्र के इस उल्लंघन को रोकने के लिए तैयार होकर अवरोधन के लिए चले गए, लेकिन प्रमुख ने उन्हें एक ही उठे हुए हाथ के इशारे से रोक दिया। उसकी अभिव्यक्ति अक्षणीय थी। उसकी आंखें सीधे विधर्मी नेता की टकटकी में अटूट तीव्रता के साथ टिकी थीं, एक मूक संदेश का संचार करते हुए, आप जो चाहे खोजें, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। विधर्मी पूरी बस्ती में फैल गए, आपूर्ति की जांच कर रहे थे, अंदरूनी हिस्सों में रह रहे थे, भंडारण क्षेत्रों और छिपे हुए स्थानों की जांच कर रहे थे। उनकी खोज त्वरित और गहन थी, जिससे कोई भी कोना अनछुआ नहीं रह गया। पूरे गांव के मामूली आकार को देखते हुए उसकी तलाशी लेने में देर नहीं लगी। उन्हें इसके भीतर आक्रमणकारियों का कोई निशान नहीं मिला। कोई छिपा हुआ कमरा नहीं, कोई संदिग्ध अनुपस्थिति नहीं, कोई उपकरण या सामान नहीं जो किसी भी मानवीय उपस्थिति का सुझाव देता हो। एक बार जब खोज दलों ने विधर्मी नेता को अपने निष्कर्षों की सूचना दी, तो उन्होंने विफलता पर ध्यान देने में समय बर्बाद नहीं किया। उसने स्पष्ट घृणा के साथ उपहास किया, फिर अचानक मुड़ गया और एक बेकार रक्तपात से बचते हुए अपनी सेना को गांव से दूर ले जाने लगा। सावी योद्धाओं ने अपनी रक्षात्मक स्थिति तब तक बनाए रखी जब तक कि अंतिम विधर्मी चले नहीं गए, कमजोरी या राहत दिखाने से इनकार कर दिया। मुख्य सावी बस्ती से दूर, संभावित पर्यवेक्षकों के कान से बाहर, विधर्मी प्रमुख का निकटतम सहायक धूर्त अभिव्यक्ति के साथ संपर्क किया। वह करीब झुक गया और सीधे नेता के कान में कुछ फुसफुसाया, उसका स्वर मूल्यवान बुद्धि का सुझाव दे रहा था। सहायक ने जो भी जानकारी प्रदान की, उसे सुनने पर विधर्मी प्रमुख की अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई। वह अनियंत्रित रूप से हंसा, इस रहस्योद्घाटन पर अपनी खुशी और संतुष्टि को दबाने में असमर्थ। उसने उच्च प्रशंसा में सहायक को कंधे पर मजबूती से पकड़ लिया, स्पष्ट रूप से चतुर अवलोकन से प्रसन्न हुआ। तब विधर्मी प्रमुख ने अपना हथियार ऊंचा उठाया और अपने पारंपरिक युद्ध मंत्र की शुरुआत की। वो पूरी विधर्मी सेना ने तुरंत एक स्वर में मंत्र दोहराना शुरू कर दिया, उनकी आवाजें जंगल में उठ रही थीं। वो
वो वो विधर्मी प्रमुख ने तब नए आदेश दिए और उसकी सेना ने तुरंत दिशा बदल दी। वे कई छोटे समूहों में विभाजित हो गए, प्रत्येक जंगल के माध्यम से अलग अलग मार्ग ले रहा था, स्पष्ट रूप से सहायक द्वारा प्रदान की गई विशिष्ट खुफिया जानकारी पर कार्य कर रहा था। सहायक का अवलोकन शानदार ढंग से सरल था। सावी कबीले की सबसे सम्मानित युवती यारा टकराव के दौरान कहीं नहीं देखी गई थी। नहीं, कबीले के कई सबसे मजबूत योद्धा थे जिन्हें इस तरह के एक महत्वपूर्ण मुठभेड़ के लिए उपस्थित होना चाहिए था। उनकी अनुपस्थिति किसी को भी ध्यान देने वाली थी, जिसका मतलब था कि वे कहीं और थे, कहीं न कहीं महत्वपूर्ण, किसी चीज या किसी की रक्षा करना। विधर्मियों के पास अब अनुसरण करने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य था, इसलिए वे एक उद्देश्य के साथ जंगल में चले गए, उन छिपे हुए मनुष्यों का शिकार किया जिन्होंने उनकी पवित्र भूमि का उल्लंघन किया था। आप 24 के स्तर पर पहुंच गए हैं। नाम मैथ्यू। जाति मानव। कक्षा वर्गहीन। स्तर 24 3%। लाइव्स 6951। ताकत 37। चपलता 37। संविधान 42। मन 57। सभी आंकड़ों के लिए +5। विशेषता अंक 0। कौशल मौलिक हमला 5 तत्वात्मीयता दृढ़ता चांदी की त्वचा प्रज्वलित करें। प्रतिभा ग्रिम रीपर। कक्षा कौशल कक्षा स्लॉट 0/1। ठीक है, मैं आखिरकार इस पर पहुंच गया हूं, मैथ्यू ने संतुष्टि के साथ घोषणा की। चलो रात के लिए अपने आश्रय में चलते हैं। लूनारिस में पहले से ही अंधेरा छा चुका था, यारा ने इस द्वीप क्षेत्र के लिए जिस नाम का उल्लेख किया था। मैथ्यू ने जानबूझकर आश्रय की तलाश में देरी की थी क्योंकि वह 24 के स्तर के मील के पत्थर के बहुत करीब था। स्तर 23 और 24 के बीच का अंतर अच्छा था, जिससे वह महत्वपूर्ण स्तर 25 विकास सीमा के एक कदम करीब आ गया। समूह को आश्रय स्थान तक पहुंचने में देर नहीं लगी, जिसे यारा ने पहले अपने प्रारंभिक स्काउटिंग के दौरान चुना था। यह स्थल एक आश्चर्यजनक रूप से विशाल गुफा प्रणाली थी जो एक चट्टानी पहाड़ी में स्थापित थी। इसका प्रवेश द्वार आंशिक रूप से घनी वनस्पतियों और बड़ी चट्टानों से छिपा हुआ था, जिससे इसे तब तक पहचानना बेहद मुश्किल हो जाता था जब तक कि आप यह नहीं जानते कि वास्तव में कहाँ देखना है। मैथ्यू और अन्य लोगों ने गुफा के प्रवेश द्वार को भी बड़ी चट्टानों में से एक के साथ बंद कर दिया, इसे वहां ले जाकर। चट्टान पूरी तरह से फिट बैठती है, बाहर के लोगों के लिए कुछ भी जगह से बाहर नहीं दिख रहा है। इंटीरियर सूखा था, हवा और बारिश से सुरक्षित था, जिसमें मिराज सहित सभी 7 को आराम से समायोजित करने के लिए पर्याप्त जगह थी। यारा और 4 सावी योद्धाओं ने तुरंत पूरी निगरानी ड्यूटी लेने की पेशकश की, इस बात पर जोर देते हुए कि मैथ्यू और सेलीन को रात भर बिना किसी चिंता के सोना चाहिए। लेकिन मैथ्यू और सेलीन दोनों ने उदार प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मैथ्यू ने पहले ही घंटों के अवलोकन के माध्यम से सत्यापित किया था कि ये लोग छिपे हुए एजेंडे या गुप्त उद्देश्यों के बिना वास्तव में मेहमाननवाज थे। उनकी दयालुता पूरी तरह से ईमानदार दिखाई दी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मैथ्यू उनकी उदारता का पूरा फायदा उठाना चाहते थे, उन्हें पूरी रात जागते रहने के लिए मजबूर करना चाहते थे, जबकि वे आराम कर रहे थे। उन्होंने पहले से ही मैथ्यू और सेलीन के साथ असाधारण रूप से अच्छा व्यवहार किया था, भोजन, सुरक्षा, मार्गदर्शन प्रदान करना और उनकी ओर से विधर्मियों के साथ संघर्ष का जोखिम उठाना। कई मिनटों के सम्मानजनक लेकिन दृढ़ आग्रह के बाद मैथ्यू और सेलीन ने आखिरकार सावी को एक घूर्णन घड़ी कार्यक्रम स्वीकार करने के लिए मना लिया, जहां सभी ने शिफ्ट ली और पर्याप्त आराम किया। उन्होंने गुफा के अंदरूनी हिस्से में एक छोटा सा कैंप फायर स्थापित किया, जिसमें सूखी लकड़ी का उपयोग किया गया जो कम से कम धुआं पैदा करता था। मैथ्यू ने दिन के शिकार के दौरान काटे गए केकड़े के मांस में से कुछ को पकाया, पूरे समूह के लिए उचित भोजन तैयार किया। खाना पकाने की गंध को बाहर बहने से रोकने के लिए और संभावित रूप से खतरनाक राक्षसों को आकर्षित करने या विधर्मी ट्रैकर्स का पालन करने के लिए एक स्पष्ट निशान छोड़ने के लिए मैथ्यू ने सावधानी से अपने पवन तत्व को प्रसारित किया। उन्होंने सूक्ष्म वायु धाराओं का निर्माण किया जो सभी सुगंधित धुएं को प्रवेश द्वार के माध्यम से भागने की अनुमति देने के बजाय गुफा प्रणाली के आंतरिक मार्ग में गहराई से निर्देशित करते थे। रात चुपचाप बीत गई, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं हुआ।
गुफा के भीतर हर किसी ने आने वाले दिन में आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को ईंधन देने के लिए पर्याप्त आराम प्राप्त किया था। भोर धीरे धीरे आ गई और पीली धूप उन छोटी दरारों के माध्यम से फिल्टर करने लगी जो प्राकृतिक कटाव ने गुफा के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने के लिए स्थित विशाल चट्टान के चारों ओर छोड़ दी थी। मैथ्यू और अन्य लोगों ने धीरे धीरे शुरुआत की, ध्यान से बोल्डर को एक तरफ ले जाते हुए साथ साथ आसपास के किसी भी शत्रुतापूर्ण जीव या खतरों के लिए बाहरी वातावरण को स्कैन किया। जैसे ही उन्होंने भारी पत्थर को स्थानांतरित किया, एक चौड़ा अंतर पैदा किया, क्लिक करने और फुफकारने की एक अलग आवाज अचानक कहीं से उनके कानों में प्रवेश कर गई। यारा और सावी योद्धाओं पर ध्वनि का प्रभाव बढ़ा था। वे मध्यस्थिति में जम गए, उनके शरीर युद्ध के लिए तैयार मुद्राओं में तनावग्रस्त हो गए, अलार्म के साथ आंखें चौड़ी हो गईं। जल्दी करो, इसे वापस रखो। वे यहाँ हैं, यारा तत्काल फुसफुसाई, उसकी आवाज घबराहट में धीरे से टूट रही थी। मैथ्यू ने संकोच नहीं किया या सवाल नहीं पूछा। उन्होंने तुरंत अपने पृथ्वी तत्व को चैनल किया, जादुई हेरफेर और कच्ची शारीरिक शक्ति दोनों का उपयोग करके विशाल चट्टान को अपनी अवरुद्ध स्थिति में वापस धकेलने में मदद की। सेलीन और सावी योद्धाओं ने अपनी ताकत बढ़ा दी और 1 सेकंड के भीतर प्रवेश द्वार को फिर से सील कर दिया गया। हर व्यक्ति ने अपनी सांस रोक रखी थी, ध्यान से सुन रहा था क्योंकि गुफा के अंदरूनी हिस्से पर पूर्ण सन्नाटा छा गया था। उनके सीने में दिल की धड़कन गड़गड़ाहट हो रही थी क्योंकि हर गुजरते सेकंड के साथ तनाव बढ़ रहा था, खोज की संभावना उन पर एक जल्लाद के ब्लेड की तरह लटक रही थी। बाहर क्लिक करने और फुफकारने की आवाजें करीब आती गईं। कई आवाजें स्पष्ट रूप से संचार में लगी हुई थीं, हालांकि शब्द मैथ्यू और सेलीन के लिए समझ से बाहर थे। कई कदम छिपे हुए गुफा के प्रवेश द्वार से आगे बढ़ गए, इतना करीब कि मैथ्यू घास और ढीले पत्थरों पर अलग अलग पैरों को क्रंच करते हुए सुन सकता था। एक आवाज लगभग सीधे उनके छिपने की जगह के बाहर बोली, जो उनसे केवल कुछ मीटर की दूरी पर थी। मैथ्यू की अभिव्यक्ति तटस्थ थी, अगर मुकाबला अपरिहार्य हो गया तो वह अपने कर्मचारियों को एक पल में बुलाने के लिए तैयार था। सेलीन की सांस इतनी उथली हो गई थी कि यह लगभग अगोचर थी, उसका पूरा शरीर एक वसंत की तरह कुंडलित हो गया था। सावी योद्धाओं ने अपने हथियारों को तीव्रता से पकड़ लिया, अगर उनकी स्थिति से समझौता किया गया तो वे अपनी जान बेचने के लिए तैयार थे। बाहर की आवाजें केवल 2 या 3 मिनट तक जारी रहीं। ऐसा लग रहा था कि आवाजें कुछ चर्चा कर रही हैं, इस बात पर बहस कर रही हैं कि आगे किस दिशा में खोजना है। फिर दया से आवाजें दूर जाने लगीं। क्लिक करना और फुफकारना फीका हो गया क्योंकि खोज दल एक अलग दिशा में जारी रहा। लेकिन गुफा में कोई भी नहीं हिला, पूर्ण मौन और शांति बनाए रखा। 10 दर्दनाक मिनट बीत जाने के बाद बाहर से कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। यारा ने आखिरकार एक फुसफुसाहट का जोखिम उठाया। वे निश्चित रूप से विधर्मी थे। आपके द्वारा सुनी गई क्लिक और फुफकार हमारे लोगों के भीतर संचार के सामान्य रूप हैं, जब हम शिकार कर रहे होते हैं या संचालन कर रहे होते हैं। मैथ्यू ने अपनी समझ में सिर हिलाया। उसने उसकी घबराई हुई प्रतिक्रिया से उतना ही अनुमान लगाया था, लेकिन वह अभी भी एक बात के बारे में उत्सुक था। आप कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं कि वे आपके अपने लोगों के बजाय विधर्मी थे, इससे पहले कि वे बोलना शुरू करें? आपका कबीला भी देख सकता है। यारा ने तुरंत पूर्ण विश्वास के साथ अपना सिर हिलाया। विधर्मी अपने ध्वनि पैटर्न में बहुत अधिक आक्रामक हैं। यहां तक कि जब वे शांत रहने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब भी उनके स्वर में जहर होता है, मानो हर आवाज के साथ उनकी जीभ से जहर उगल रहा हो। हमारे लोग शिकार के दौरान भी गर्मजोशी से बोलते हैं। एक बार जब आप दोनों को सुन लेते हैं तो अंतर अचूक होता है। मुझे उन्हें पहचानने के लिए उनके शब्दों को सुनने की जरूरत नहीं थी। 4 सावी योद्धा यारा की ओर मुड़े और अपनी मूल भाषा में तेजी से बोलना शुरू कर दिया। उनके भाव गंभीर थे और उनके हाथ के इशारे जरूरी थे। उनके समाप्त होने के बाद यारा ने एक गहरी सांस ली और मैथ्यू और सेलीन के लाभ के लिए उनकी चर्चा का अनुवाद किया। वे कह रहे हैं कि हमें उम्मीद नहीं थी कि विधर्मी इतनी जल्दी अपनी खोज शुरू करेंगे, और हमने निश्चित रूप से उन्हें वास्तव में हमारे स्थान को खोजने के करीब पहुंचने की उम्मीद नहीं की थी। उसकी आवाज में अब वास्तविक चिंता थी। उन्हें कुछ पता चल गया होगा, शायद देखा होगा कि वे गांव में मौजूद नहीं थे।
जब हम सोते थे तो उन्होंने रात के दौरान अपनी संगठित खोज शुरू कर दी थी, जिसका अर्थ है कि वे पहले से ही घंटों से हमारा शिकार कर रहे हैं। योद्धाओं में से एक ने फिर से बात की और यारा की अभिव्यक्ति के रूप में वह और भी गहरी हो गई। विधर्मी सामान्य से कहीं अधिक दृढ़ हैं। यह उनके लिए भी सामान्य व्यवहार नहीं है। वे वास्तव में आप दोनों को पकड़ना या मारना चाहते हैं। उनका धार्मिक उत्साह खतरनाक स्तर तक भड़क गया है। हमें अपनी योजनाओं को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है, सेलिन ने दृढ़ता से कहा। उसका दिमाग पहले से ही उनकी स्थिति का पुनर्मूल्यांकन कर रहा था। जब तक वे हार नहीं मान लेते तब तक छिपने की हमारी मूल रणनीति अब व्यवहार्य नहीं है। वे कई टीमों के साथ गहन क्षेत्र खोज कर रहे हैं। अंततः वे हमें सरासर दृढ़ता और उन्मूलन की प्रक्रिया के माध्यम से ढूंढ लेंगे। यारा ने सहमति में सिर हिलाया, हालांकि उसके चेहरे पर अनिश्चितता स्पष्ट रूप से दिखाई दी। हमें आंदोलन पर विचार करने से कम 1 घंटे के लिए यहाँ इंतजार करना चाहिए। जो खोज दल अभी अभी गुजरा है वह तुरंत इस सटीक क्षेत्र में वापस नहीं आएगा। वे अपनी खोज जारी रखेंगे, लेकिन अगर हम बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं तो हम सीधे दूसरी टीम में भाग सकते हैं जो पिछड़ रही थी। मैथ्यू उस योजना से संतुष्ट नहीं थे। प्रतीक्षा करने का अर्थ था फंस जाना, पूरी तरह से अपने दुश्मनों को पहल देना। हम यहाँ सिर्फ यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे हमें याद करेंगे, मैथ्यू ने चुपचाप लेकिन तीव्रता से कहा। वे शिकार कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि हर घंटे हम इंतजार करते हैं, वे अधिक छिपने के स्थानों को खत्म करते हैं और जाल को कस देते हैं। आखिरकार हमारी किस्मत खत्म हो जाती है। आप क्या सुझाव देते हैं? सावी योद्धाओं में से एक ने यारा के अनुवाद के माध्यम से पूछा। मैथ्यू का दिमाग विकल्पों के माध्यम से दौड़ता था, संभावित लाभों के खिलाफ जोखिमों का वजन करता था। मैथ्यू ने कहा, हमें उनकी संख्या, उनके खोज पैटर्न को जानने की जरूरत है, और क्या उनके पास हमें विशेष रूप से ट्रैक करने का कोई तरीका है, या यदि वे सिर्फ आंख बंद करके खोज रहे हैं। उस जानकारी के बिना हम पूर्ण अंधेरे में निर्णय ले रहे हैं। उसने सावी योद्धाओं की ओर देखा। क्या आप में से कोई भी बिना पता लगाए स्काउट कर सकता है? उनके संचालन का निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त करीब जाओ। योद्धाओं ने नजरों का आदान प्रदान किया, स्पष्ट रूप से इस विचार से असहज। यह संभव है, यारा ने सबसे बड़े योद्धा के लिए अनुवाद किया, लेकिन बेहद खतरनाक। विधर्मी इस इलाके को उतना ही जानते हैं जितना हम जानते हैं, और अगर एक स्काउट को पकड़ लिया जाता है तो वे उन्हें जानकारी के लिए प्रताड़ित कर सकते हैं। इससे पहले कि वे आगे बहस कर पाते, बाहर से नई आवाजें आईं। यह एक और विधर्मी खोज दल था जो एक नई दिशा से आ रहा था। मैथ्यू ने पूर्ण मौन के लिए इशारा किया, क्योंकि हर कोई फिर से जम गया। विधर्मी अपने खोज ग्रिड को कस रहे थे और समय समाप्त हो रहा था। प्रतीक्षा करने और तत्काल पहचान से बचने के अलावा कोई व्यवहार्य विकल्प नहीं होने के कारण मैथ्यू ने अनिच्छा से किसी भी आंदोलन का प्रयास करने से पहले एक अतिरिक्त घंटे के लिए छिपे रहने के यारा के सुझाव का पालन करने का फैसला किया। इस तनावपूर्ण प्रतीक्षा अवधि के दौरान मैथ्यू ने द्वीप और आसपास के भूगोल के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए यारा को शांत बातचीत में शामिल किया। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सीखा। आसपास के कोई अन्य द्वीप नहीं थे जिन्हें सावी लोगों ने कभी खोजा था या जिनके बारे में जानते थे। वे तब से लूनारिस पर बने रहे जब से उनकी शुरुआती सामूहिक यादें विस्तारित हुईं। उनके पिता यहाँ रहते थे और उनसे पहले उनके पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी इस एकल भूभाग तक ही सीमित थे, कभी भी छोड़ने की जहमत नहीं उठाते थे। उन्हें डर था कि ग्रेट गोल्डन फिश से आने वाली उनकी सुरक्षा अब नहीं रहेगी और वे परोपकारी की वापसी को याद करेंगे। उस जानकारी की पुष्टि के साथ मैथ्यू लगभग निश्चित हो गया कि इस द्वीप के पास ही इस क्षेत्र को साफ करने की कुंजी है। पूरा होने की स्थिति, जो भी वह थी, बाहरी स्थानों की यात्रा की आवश्यकता के बजाय लूनारिस पर कहीं मौजूद थी। एक बार जब घंटा अंततः उनके तत्काल आसपास के क्षेत्र में और विधर्मी गतिविधि के बिना बीत गया, तो मैथ्यू ने संकेत दिया कि यह स्थानांतरित करने का समय है। समूह ने सावधानी से बोल्डर को एक बार फिर से एक तरफ स्थानांतरित कर दिया, दिन के उजाले में उभरने से पहले अच्छी तरह से जांच की। उन्होंने एक दिशा चुनी जिसे यारा इलाके के अपने ज्ञान और संभावित विधर्मी खोज पैटर्न के आधार पर सबसे सुरक्षित समझती थी, फिर जंगल के माध्यम से सावधानी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया।
उनकी अगली स्थिति की यात्रा में लगभग 1 घंटे की सावधानीपूर्वक यात्रा करनी पड़ी। सौभाग्य से उन्हें यात्रा के दौरान कोई विधर्मी गश्त का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि उनका सामना कई खतरनाक जानवरों से हुआ। सेलिन ने 22 के स्तर की ओर अपनी प्रगति जारी रखने के लिए कुछ स्तर के 22 और 23 प्राणियों को शामिल करने और मारने का अवसर लिया। मैथ्यू ने उसे समय और उसके द्वारा पैदा किए गए संभावित शोर के बावजूद नहीं रोका। आने वाले अपरिहार्य टकराव के लिए ताकत नितांत आवश्यक थी। हर स्तर को प्राप्त किया, प्रत्येक विशेषता बिंदु संचित हुआ, उनके जीवित रहने की संभावना में सुधार हुआ। जबकि मैथ्यू व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत लड़ाकों के रूप में विधर्मियों से डरते नहीं थे, उनके कौशल और अनुभव ने उन्हें एक पर एक या छोटे समूह मुठभेड़ों में आत्मविश्वास दिया। जिस चीज ने उन्हें वास्तव में खतरनाक बना दिया वह थी उनकी बड़ी संख्या उनके उच्च स्तर के साथ संयुक्त थी, विशेष रूप से अपने घरेलू इलाके में लड़ रही थी जहां उन्होंने हर फायदा उठाया था। जब समूह अंततः उस स्थान पर पहुंचा जिसे यारा ने अपने अगले छिपने के स्थान के रूप में चुना था, तो उसने तुरंत सुझाव दिया कि उन्हें खुद को फिर से छिपाना चाहिए और इस क्षेत्र से आगे बढ़ने के लिए विधर्मी खोज की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैथ्यू ने तुरंत दृढ़ असहमति में अपना सिर हिलाया। उनके दृष्टिकोण के दौरान उन्होंने स्थानीय जानवरों की आबादी को देखा था। कई स्तर के 24 जीव इस क्षेत्र में रहते थे और संभवतः इसमें कई स्तर के 25 नमूने होते हैं। यह उनके और सेलिन दोनों के लिए एक उत्कृष्ट शिकार का मैदान था। उसने अपना शेष समय इस छिपे हुए क्षेत्र में बिताना और शिकार की तरह छिपने से पूरी तरह इनकार कर दिया। मैथ्यू किसी भी विधर्मी का वध करने के लिए पर्याप्त मजबूत होना चाहता था, जो परिणामों या नुकसान के बारे में चिंता करने की आवश्यकता के बिना उसके सामने प्रकट होने की हिम्मत करता था। वह भारी शक्ति चाहते थे जो उनकी संख्या को अप्रासंगिक बना दे। पृथ्वी पर वापस रिक्टर परिवार के प्रतिनिधि ओलिवर स्नैक का सामना करते समय उसने असहायता की भावनाओं का अनुभव किया था, जिसने अधिक शक्ति के लिए गहरी भूख को प्रज्वलित किया था। उस मुठभेड़ ने उन्हें क्रूर वास्तविकता दिखाई थी। राजनीतिक संबंध और पारिवारिक समर्थन उनकी व्यक्तिगत ताकत के बावजूद उन्हें धमकी दे सकते थे, क्योंकि उनके पास धमकियों को अर्थहीन बनाने के लिए पर्याप्त बल की कमी थी। छिपने से उसका दिल ही कमजोर हो जाएगा और उसकी प्रगति धीमी हो जाएगी। आराम और सुरक्षा विकास के दुश्मन थे। इसके अतिरिक्त मैथ्यू 25 के स्तर तक पहुंचना चाहता था और अपने वर्ग विकास कार्यों को प्राप्त करना चाहता था। शायद इस दायरे में अपने विस्तारित प्रवास के दौरान वह उन कार्यों को पूरा कर सकता था, या यदि उनमें से सभी नहीं हैं, तो कम से कम कुछ पर पर्याप्त प्रगति कर सकते हैं। अवेकन से इवॉल्वर तक का विकास एक बड़े पैमाने पर पावर स्पाइक का प्रतिनिधित्व करता है। एक बार जब वह उस सीमा को पार कर लेता है, तो विधर्मी खतरनाक खतरों से प्रबंधनीय बाधाओं में बदल जाते हैं, जिनसे सावधानीपूर्वक योजना बनाकर निपटा जा सकता है। हम अब और नहीं छिप रहे हैं, मैथ्यू ने यारा से दृढ़ता से कहा। इस क्षेत्र में मजबूत जानवर हैं जिनका हमें शिकार करने की आवश्यकता है। सेलिन और मैं ताकत हासिल करना जारी रखेंगे। आप चाहें तो छिप सकते हैं या विधर्मी गश्त के लिए परिधि घड़ी बनाए रख सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं। हम इसके लिए आपको जज नहीं करेंगे, आपने हमारी काफी मदद की है। यारा अनिश्चित लग रही थी, स्पष्ट रूप से जोखिम के बारे में चिंतित थी। लेकिन मैथ्यू, अगर विधर्मी हमें जानवरों से लड़ते समय ढूंढ लेते हैं, तो आप घिर जाएंगे और कमजोर हो जाएंगे। मैं आपकी चिंता को समझता हूं, यारा। मैं वास्तव में करता हूं। लेकिन छिपाने से हमें अस्थायी सुरक्षा के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है, जो अंततः विफल हो जाएगा जब वे हर संभव स्थान को खत्म कर देंगे। वह अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उसकी आंखों से मिला। मैं अपनी चरम ताकत पर उनका सामना करना पसंद करूंगा। हर घंटे हम छिपने के बजाय शिकार में बिताते हैं। जब टकराव अनिवार्य रूप से आता है, तो हमारे जीवित रहने की संभावना में सुधार होता है। सेलिन ने सहमति में सिर हिलाया। मैथ्यू सही है। हम हमेशा के लिए संघर्ष से बचकर नहीं जीत सकते। हमें इतना मजबूत बनने की जरूरत है कि जब वे हमें ढूंढ लें और वे अंततः हमें ढूंढ लेंगे, तो हम वास्तव में बिना घिरे अपना रास्ता लड़ सकें। सावी योद्धाओं ने यारा का अनुवाद सुना, फिर सबसे बड़े के बोलने से पहले आपस में नजरों का आदान प्रदान किया। यारा ने उसके शब्दों का अनुवाद किया। योद्धा कहते हैं, आप ऐसे लड़ते हैं जैसे दाता ने किया था।
हमेशा छिपकर सुरक्षा के बजाय चुनौती के माध्यम से ताकत की तलाश करना। वह उस दृष्टिकोण का सम्मान करता है, भले ही वह खतरनाक हो। मैथ्यू ने योद्धा को सम्मानजनक सिर हिलाया। फिर दुश्मनों को देखते हुए प्रभावी ढंग से शिकार करने में हमारी मदद करें। इस तरह हम सभी इससे बचते हैं। यारा ने आह भरी लेकिन अंत में स्वीकृति में सिर हिलाया। ठीक है। हम एक परिधि स्थापित करेंगे और विधर्मी के दृष्टिकोण पर आपको तुरंत सचेत करेंगे। लेकिन कृपया, मैथ्यू, सेलेन, अगर हम चेतावनी संकेत देते हैं तो तुरंत अलग होने के लिए तैयार रहें। आपको यह मिल गया, मैथ्यू ने पुष्टि की। सावी योद्धा एक रक्षात्मक परिधि बनाने के लिए फैल गए, जबकि मैथ्यू और सेलीन ने उपयुक्त शिकार के लिए क्षेत्र को स्कैन करना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में उन्होंने एक स्तर के 24 जानवर की पहचान कर ली, एक विशाल सरीसृप प्राणी जो मोटे, बख्तरबंद तराजू से ढका हुआ था, जो एक असामान्य सुनहरे भूरे रंग की चमक के साथ चमकता था। मैथ्यू ने सेलीन की ओर रुख किया और निर्णायक रूप से सिर हिलाया। यह तुम्हारा है, उसने बस कहा। सेलीन के चेहरे पर एक प्रतिस्पर्धी मुस्कान बन गई, उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक उठीं। धन्यवाद। जैसे ही उसने सरीसृप प्राणी के खिलाफ अपने प्रारंभिक जांच मंत्र डालना शुरू किया, मैथ्यू और सेलीन दोनों इसकी प्रदर्शित क्षमता और कच्ची ताकत से तुरंत आश्चर्यचकित हो गए। इस क्षेत्र में अब तक के अधिकांश जानवरों के विपरीत, इस विशेष प्राणी के पास एक मौलिक आत्मीयता थी, जिसने स्वचालित रूप से इसे ए-रैंक खतरे के वर्गीकरण में बढ़ा दिया। सरीसृप जिस तत्व का उपयोग करता था वह सरल या सामान्य भी नहीं था। यह अद्वितीय था, शक्तिशाली जानवरों के बीच भी सामना करना अपेक्षाकृत दुर्लभ था। प्राणी की आत्मीयता रेत हेरफेर थी। लड़ाई शुरू होने पर रेत तत्व की ताकत मैथ्यू और सेलीन दोनों के लिए तुरंत स्पष्ट हो गई। हालांकि अद्वितीय के रूप में वर्गीकृत किया गया था, यह मौलिक पदानुक्रम में मध्यवर्ती तत्वों के बजाय बुनियादी तत्वों के लिए शक्ति स्केलिंग के करीब था। अद्वितीय तत्वों को आमतौर पर उनके संबंधित रैंकिंग स्तरों के भीतर सबसे मजबूत माना जाता था। रेत तत्व तकनीकी रूप से मूल तत्व श्रेणी में आता है, लेकिन इसकी आक्रामक और रक्षात्मक बहुमुखी प्रतिभा ने इसे व्यक्तिगत रूप से उपयोग किए जाने पर आग, पानी, हवा या पृथ्वी जैसे मानक बुनियादी तत्वों की तुलना में काफी अधिक शक्तिशाली बना दिया। फिर भी, विशिष्ट बुनियादी तत्वों की तुलना में मजबूत होने के बावजूद, रेत हेरफेर बिजली जैसे मध्यवर्ती तत्वों की तुलना में स्पष्ट रूप से कमजोर था, जिसे मैथ्यू अपने 5 तत्व आत्मीयता के माध्यम से उपयोग कर सकता था। यह वास्तव में सेलीन के लिए एक अच्छा मैचअप है, मैथ्यू ने सोचा, उसे कई कोणों से प्राणी की ओर विभिन्न हमलों की बौछार भेजते हुए देखा। हालांकि सरीसृप रेत को नियंत्रित कर सकता है, जो इसे एकल बुनियादी तत्वों पर लाभ देता है, सेलीन के पास एक साथ 4 अलग अलग बुनियादी तत्वों में हेरफेर करने की क्षमता है। वह खुद बिल्कुल भी पुशओवर नहीं है। सेलीन युद्ध में देखने के लिए वास्तव में प्रभावशाली थी। उसने अविश्वसनीय प्राकृतिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जैसे कि वह विशेष रूप से बिना किसी हिचकिचाहट या त्रुटि के जादू करने के लिए पैदा हुई हो। जिस तरह से उसने अपने 4 तत्वों के बीच तरल रूप से संक्रमण किया, उद्घाटन बनाने के लिए आग का उपयोग किया, गतिशीलता बढ़ाने के लिए हवा, रक्षा के लिए पानी और नियंत्रण के लिए पृथ्वी का उपयोग किया, किसी भी एक तत्व पर भरोसा करने में निहित कमजोरियों को कवर किया। जब सरीसृप ने अपने आग के हमलों को रोकने के लिए संपीड़ित रेत की विशाल दीवारें खड़ी कीं, तो सेलीन ने तुरंत पानी के हेरफेर पर स्विच किया, जिससे रेत की बाधाओं को द्रवीभूत कर दिया गया, जिससे वे कमजोर हो गए। जब इसने गोलियों की तरह उच्च वेग वाले रेत प्रोजेक्टाइल लॉन्च किए, तो उसने हवा की बाधाओं के साथ मुकाबला किया जो हमलों को विक्षेपित कर देते थे। जब उसने अपने आंदोलन को फंसाने के लिए उसके पैरों के नीचे क्विकसैंड बनाने की कोशिश की, तो उसने अपने ठोस पैर को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के मंच उठाए। प्राणी शक्तिशाली था और उसका रेत हेरफेर बहुमुखी था, लेकिन सेलीन के 4 तत्व शस्त्रागार ने उसे लगभग हर चीज का जवाब दिया। लड़ाई कठिन थी, कोई भी पक्ष जल्दी से निर्णायक लाभ हासिल नहीं कर सका। सरीसृप के बख्तरबंद तराजू ने जबरदस्त सजा को अवशोषित किया, और इसके रेत हेरफेर ने निरंतर समस्याएं पैदा की जिनके लिए रचनात्मक समाधान की आवश्यकता थी। लेकिन धीरे धीरे, व्यवस्थित रूप से, सेलीन ने इसे नीचे पहन लिया। सेलीन ने एक केंद्रित पानी का जेट डाला, जिसे कवच में एक अंतर मिला। हमले से जानवर घायल हो गया था, और सेलीन ने एक शक्तिशाली आग का गोला भेजकर उद्घाटन का फायदा उठाया, जिससे वह और घायल हो गया।
बुड़बुड़ाना। सरीसृप ने सेलिन को नफरत भरी आंखों से देखा। इससे पहले कि वह एक बार फिर हमला करे, सेलिन को अपनी रेत के नीचे दफनाने के अलावा कुछ नहीं चाहता था। लगभग 15 मिनट की लड़ाई के बाद, जिसने सेलिन के उल्लेखनीय कौशल और सहनशक्ति को दिखाया, सरीसृप प्राणी अंततः ढह गया, उसका जीवन बुझ गया। सेलिन ने एक स्तर 24 रेत सरीसृप को मार डाला है। सेलिन लाश के ऊपर खड़ी थी, जोर से सांस ले रही थी, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति से स्पष्ट संतुष्टि निकल रही थी। फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि एक अधिसूचना दिखाई दी कि केवल वह ही देख सकती थी। मैं समतल हो गया, सेलिन ने अपने चेहरे पर वास्तव में खुश मुस्कान के साथ कहा। प्रगति की खुशी में थकावट क्षण भर के लिए भुला दी गई। मैथ्यू जवाब में मुस्कुराया, वास्तव में उसकी उन्नति के लिए प्रसन्न। बधाई हो। अभी अभी 22 के स्तर पर पहुंच गया। उस ए रैंक जानवर का अनुभव वास्तव में अच्छा था। इस तरह के 2 या 3 और अच्छे झगड़े और मैं 23 को मारूंगा। सेलिन ने पुष्टि की, अभी भी उसकी प्रगति पर मुस्कुरा रही थी। मैथ्यू ने मंजूरी में सिर हिलाया। आपने अच्छी तरह से लड़ाई लड़ी। आपके मौलिक संक्रमण निर्बाध थे। मैंने कम से कम 3 क्षणों की गिनती की जहां एक कम कुशल जादूगर को बुरी स्थिति में पकड़ा गया होता, लेकिन आपने तुरंत अनुकूलन किया। सेलिन की मुस्कान तारीफ के लिए वास्तविक प्रशंसा के साथ नरम हो गई। धन्यवाद। वास्तव में मैंने आपको लड़ते हुए देखकर बहुत कुछ सीखा। जिस तरह से आप तत्वों को अलग से उपयोग करने के बजाय अप्रत्याशित प्रभावों के लिए जोड़ते हैं। इससे पहले कि उनकी बातचीत जारी रह पाती, सावी योद्धाओं में से एक ने अपने ऊंचे बिंदु से एक छोटी सी चट्टान उनकी ओर फेंक दी, पूर्व निर्धारित चेतावनी संकेत। हर कोई तुरंत चुप और सतर्क हो गया। यारा जल्दी से पास आई, उसकी अभिव्यक्ति तनावपूर्ण और जरूरी थी। विधर्मी गश्त अभी करीब नहीं है, लेकिन इस दिशा में जा रहा है। उनके इस क्षेत्र तक पहुंचने से पहले हमारे पास शायद 5 मिनट हैं। मैथ्यू ने सरीसृप की लाश पर नजर डाली, फिर एक त्वरित सामरिक निर्णय लिया। सेलेन, शरीर को अपने स्थानिक भंडारण में स्टोर करें। बाकी सब लोग छिपने की स्थिति लेते हैं। हम अब और नहीं चल रहे हैं। आइए उन पर इधर उधर घात लगाकर हमला करें। यारा ने तुरंत कड़ी असंति में अपना सिर हिलाया। यह बहुत खतरनाक है, मैथ्यू। उनकी संख्या वास्तव में अधिक है, 15 योद्धाओं के करीब, और हम कुल मिलाकर केवल 7 लोग हैं। यह प्रति व्यक्ति 2 से अधिक दुश्मन है। इस तरह के अनावश्यक जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है जब हम बस स्थानांतरित हो सकते हैं। मैथ्यू ने यारा को एक लंबे समय तक देखा, उसकी अभिव्यक्ति संकल्प के साथ सख्त हो गई। आप चाहें तो जा सकते हैं, यारा। आपने और आपके योद्धाओं ने पहले ही हमारी मदद की है। हम आपको अपनी जान जोखिम में डालने के लिए नहीं कहेंगे। लेकिन सेलिन और मैं इन विधर्मियों से लड़ने जा रहे हैं। हम हमेशा के लिए कोने में पड़े शिकार की तरह दौड़ते नहीं रह सकते। उनकी आवाज में पूर्ण विश्वास था। वे केवल तभी अधिक आक्रामक हो जाएंगे जब उन्हें एहसास होगा कि हम कमजोरों की तरह छिप रहे हैं, सीधे उनका सामना करने से डरते हैं। अंततः वे हमें वैसे भी ढूंढ लेंगे, लेकिन हम लगातार पीछे हटने से थक जाएंगे और हतोत्साहित हो जाएंगे। बेहतर होगा कि अब हम अपनी पसंद के आधार पर लड़ें। मैथ्यू ने दृढ़ता से इशारा किया। सेलिन और मैं घात लगाने के लिए यहीं रहेंगे। जब तक आप कर सकते हैं, तब तक आपको और अन्य लोगों को छोड़ देना चाहिए। यारा का पैर सजगता से नीचे गिर गया। आंदोलन ने सभी को गार्ड से पकड़ लिया, जिसमें खुद यारा भी शामिल थी, जो अपनी प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित लग रही थी। ठीक है, हम रह रहे हैं, यारा ने अचानक भयंकर दृढ़ संकल्प के साथ घोषणा की। हमने आपको पहले ही बता दिया था, हम आपको अकेले लड़ने के लिए नहीं छोड़ेंगे। सावी कबीला सम्मानित मेहमानों को हमारे बिना खतरे का सामना करने के लिए नहीं छोड़ता है। हम आपके साथ लड़ेंगे। उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल दृढ़ हो गई क्योंकि वह मुड़ी और चारों योद्धाओं को संकेत दिया। उनके भाव अधिक सावधान और तनावपूर्ण हो गए, स्पष्ट रूप से उस महत्वपूर्ण जोखिम को समझ रहे थे जिसे वे स्वीकार कर रहे थे, लेकिन चारों ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति में सिर हिलाया। हर कोई तुरंत अपनी छिपने की स्थिति में चला गया। शिकार को मारने वाले क्षेत्र में भटकने के लिए छिपाने की प्रतीक्षा करने वाले शिकारी बन गए।
आने वाले विधर्मियों के लिए अज्ञात, वे सीधे उन लक्ष्यों द्वारा निर्धारित जाल में चल रहे थे जिनका वे पूरे दिन से अधिक समय से शिकार कर रहे थे। सीटी क्लिक करें। विशिष्ट विधर्मी संचार ध्वनियों ने कान की गोली में प्रवेश किया। जैसे जैसे गश्ती दल पास आया, तेजी से जोर से बढ़ता गया। वशकेत नार, एक आवाज उनकी कठोर भाषा में फुफकारने लगी। थकल वोरशेन, एक अन्य ने जवाब दिया। उसके बाद आक्रामक क्लिक की आवाजें। मैथ्यू अपनी छिपी हुई स्थिति में पूरी तरह से स्थिर रहे, प्रत्येक विधर्मी योद्धा को दृष्टि से ट्रैक कर रहे थे क्योंकि वे जंगल की वनस्पतियों से गुजर रहे थे। उन्होंने ध्यान से गिनती की, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके प्रारंभिक मूल्यांकन में कोई त्रुटि नहीं थी। उन्हें अपनी लड़ाकू क्षमताओं पर भरोसा था और वास्तव में विश्वास था कि वे इस सगाई को जीतेंगे, लेकिन यह आत्मविश्वास लापरवाही में तब्दील नहीं हुआ। किसी भी लड़ाई को शुरू करने से पहले मैथ्यू हमेशा अधिक से अधिक चर निर्धारित करना चाहते थे। उन्होंने रोकी जा सकने वाली गलतियों को अपने अवसरों से समझौता करने से इनकार कर दिया। उनमें से कुल 16 है, मैथ्यू ने उनके गठन का विश्लेषण करते हुए देखा। वे ज्यादातर 3 के समूहों में आगे बढ़ रहे हैं, घनिष्ठ समन्वय बनाए रखते हैं। एक योद्धा को छोड़कर जो थोड़ा आगे और अलग स्थित है, शायद उनका गश्ती नेता या सबसे अनुभवी ट्रैकर। 3 विधर्मियों का एक समूह तेजी से ठीक उसी स्थिति में पहुंच रहा था जहां मैथ्यू का घात लगाया गया था। मैथ्यू ने धीरे धीरे अपना सिर दाईं ओर घुमाया जहां यारा और उसके योद्धा छिपे हुए थे। उसने आने वाले दुश्मनों और उनकी दिशा का संकेत देते हुए त्वरित हाथ के संकेत दिए, फिर अपने होठों से चुपचाप शब्द बनाए, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। यारा ने तुरंत संचार को समझ लिया। उसने तत्परता की पुष्टि करते हुए अपने हाथ के इशारे से संकेत लौटा दिया, तैयार। सावी योद्धाओं ने अपने हथियारों को कसकर पकड़ लिया, मांसपेशियां स्प्रिंग्स की तरह कुंडलित हो गईं जो कार्रवाई में विस्फोट करने के लिए तैयार थीं। सेलिन की सांस पूरी तरह से नियंत्रित हो गई थी, उनके प्रतीक्षा समय के दौरान उसका मन ठीक हो गया था। वह लड़ने के लिए अच्छी स्थिति में थी, पहले से ही अपने शुरुआती स्पेल की तैयारी में अपने मन को चैनल कर रही थी। 3 विधर्मी सीधे हत्या क्षेत्र में चले गए, उनकी हर गतिविधि पर नजर रखने वाली आंखों के साथ सेटों से पूरी तरह अनजान थे। बस कुछ और कदम। थोड़ा करीब। मैथ्यू का हाथ हिल गया, हमले का संकेत देने की तैयारी कर रहा था। 3, 2, 1। अब सेलिन और मैथ्यू ने अपने पूर्वसम्मत आक्रमण अनुक्रम को सही समय के साथ निष्पादित किया। सबसे कम मन उपयोग के साथ दुश्मन के हताहतों को अधिकतम करने के लिए उन्होंने विनाशकारी तालमेल में अपनी मौलिक क्षमताओं को संयोजित करने का फैसला किया। सेलिन की स्थिति से एक विशाल धार में पानी फूट पड़ा, जो जमीन पर भर गया और 3 विधर्मियों को ढक गया, जो अचानक घात लगाकर पूरी तरह से पकड़े गए थे। वे खुद को अच्छी तरह से भीगने, पानी को अपने कपड़ों में भिगोने और अपनी नीली त्वचा को ढकने से रोकने में असमर्थ थे। एक संक्षिप्त क्षण के लिए विधर्मियों के चेहरे पर मुस्कुराहट बन गई क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनके लक्ष्य ने खुद को प्रकट कर दिया था। मनुष्यों में से एक सेलिन आखिरकार खुले में सीधे उनके सामने खड़ी थी। उन्होंने जंगल के अन्य क्षेत्रों में तैनात अपने साथियों को चेतावनी संकेत भेजने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि कोई आवाज उनके गले से निकल पाती, मैथ्यू ने अपने विनाशकारी हमले का पालन किया। उसके फैले हुए हाथ से दांतेदार, कर्कश रेखाओं में बिजली फूट पड़ी, जिसने उनके बीच की दूरी को लगभग तुरंत कवर कर लिया। सिप सिप। बिजली और पानी के संयोजन ने एक भयानक परिणाम उत्पन्न किया जिसने यारा और सावी योद्धाओं को भी सहयोगी होने के बावजूद अनैच्छिक भय में डुल लिया। विधर्मियों के शरीर को पानी की परत के माध्यम से पूरी तरह से संचालित विद्युत प्रवाह क्षति को तेजी से गुणा करता है क्योंकि बिजली हर पानी से लथपथ सतह के माध्यम से बहती है। 3 शक्तिशाली विधर्मी योद्धा शिकार के वर्षों के अनुभव के साथ प्रत्येक स्तर के 24 लड़ाके सेकंड में जली हुई लाशें बन गए। उनके शरीर हिंसक रूप से ऐंठ गए, मांसपेशियां अनियंत्रित रूप से ऐंठ गईं क्योंकि घातक वोल्टेज ने उनके दिलों को रोक दिया और उनके तंत्रिका तंत्र को तला दिया। वे एक अवास्तविक क्षण के लिए खड़े रहे, बमुश्किल जीवित रहे, उनके शरीर सदमे के रूप में लहरा रहे थे और बड़े पैमाने पर आंतरिक क्षति ने सीधे रहने की उनकी इच्छा के खिलाफ लड़ाई लड़ी। धड़ाम। उनकी लाशें एक सेकंड बाद एक साथ ढह गईं,
जीवन उनके शरीर से बच गया क्योंकि वे पूरी तरह से भारी मौलिक संयोजन हमले के आगे झुक गए। आपने एक स्तर 24 सावी विधर्मी को मार डाला है। आपने एक स्तर 24 सावी विधर्मी को मार डाला है। आपने एक स्तर 24 सावी विधर्मी को मार डाला है। आपने 400 जीवन प्राप्त किए हैं। आपने 420 जीवन प्राप्त किए हैं। आपने 450 जीवन प्राप्त किए हैं। इससे पहले कि मैथ्यू या सेलीन अपने विनाशकारी शुरुआती हमले का जश्न मना पाते, अधिक दूर के विधर्मी योद्धाओं में से एक ने जंगल के फर्श पर गतिहीन पड़ी 3 जली हुई लाशों को देखा। उसकी आंखें सदमे और क्रोध से चौड़ी हो गईं। वह तुरंत अधिकतम मात्रा में चिल्लाया, अन्य सभी गश्ती सदस्यों को आक्रामक क्लिक और फुफकारने की आवाज के साथ घात लगाने वाले स्थान पर सचेत किया। क्रथवेल, क्रथवेल शानित। मैथ्यू चेतावनी चिल्लाने से चिंतित नहीं था। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। अच्छा, उन सभी को आने दो। बिखरे हुए दुश्मनों से लड़ने से समय बर्बाद होता है। बेहतर होगा कि आप उनका एक साथ सामना करें। इससे उन्हें दफनाना भी आसान हो जाएगा। सभी के लिए एक जगह। सगाई करने के लिए तैयार हो जाओ, यारा, मैथ्यू ने स्पष्ट रूप से पुकारा। अपने योद्धाओं के साथ उनके गठन के चारों ओर चक्कर लगाएं। सेलीन और मैं उनसे आमने सामने लड़ेंगे और उनका ध्यान रखेंगे। जब अवसर सामने आते हैं तो आप उन पर पीछे या किनारों से घात लगाकर हमला करते हैं। सावधान रहें, पकड़े या घिरे न रहें। मिराज ने किनारे से देखा, हालांकि वह पिछले 2 दिनों के दौरान काफी मजबूत हो गया था। वह अभी तक स्तर 24 योद्धाओं से निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हुआ था। मैथ्यू को इस बात की चिंता नहीं थी कि विधर्मी उनकी चर्चा को समझेंगे। यारा इस पूरे द्वीप पर एकमात्र व्यक्ति थी जो अंग्रेजी समझती थी। यही कारण था कि उसके कबीले ने उसे कुमारी की विशेष उपाधि दी थी। उसके पास उनके परोपकारी की भाषा थी। यारा ने अपने छिपने की स्थिति से अपने दांत पीस लिए। वास्तविक भय ने उसकी छाती को कस दिया। वह भयभीत थी कि जैसे ही वह और उसके योद्धा फ्लैंकिंग पोजीशन पर चक्कर लगाते हैं, मैथ्यू और सेलीन विधर्मियों का पूरा ध्यान रखते हुए गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं या अभिभूत हो जाते हैं। यह 13 लोगों के खिलाफ 2 था। यह कुछ ऐसा नहीं था जो उसके सावी कबीले के सबसे मजबूत योद्धा भी कर सकते थे। लेकिन अपनी चिंताओं के बावजूद यारा ने अभी भी बिना किसी तर्क के मैथ्यू के निर्देशों का पालन किया। वह अपने थोड़े समय के लिए एक साथ अपने फैसले पर भरोसा करने लगी थी, तब भी जब उसकी रणनीतियां लापरवाही से आक्रामक और खतरनाक लग रही थी। उसने अपने 4 योद्धाओं को त्वरित हाथ के संकेत दिए और समूह घने जंगल की वनस्पतियों के माध्यम से चुपके से आगे बढ़ने लगा, अप्रत्याशित कोणों से अभिसरण करने वाले विधर्मियों से संपर्क करने के लिए चौड़ा चक्कर लगाया। इस बीच मैथ्यू और सेलीन ने सभी छिपाव को छोड़ते हुए पूरी तरह से खुले में कदम रखा। शेष 13 विधर्मी योद्धा कई दिशाओं से तेजी से अपनी स्थिति पर आ रहे थे, हथियार खींचे गए थे और अपने 3 साथियों को इतनी आसानी से मारते हुए देखकर उनकी आंखों में रोष जल रहा था। मैथ्यू ने अपने कर्मचारियों को अपने स्थानिक भंडारण से बुलाया। हथियार परिचित वजन के साथ उसकी पकड़ में आ गया। सेलीन ने खुद को उसके बगल में रखा। मन पहले से ही उसके हाथों के चारों ओर घूम रहा था क्योंकि उसने कई मौलिक हमलों की तैयारी की थी। तैयार? मैथ्यू ने चुपचाप पूछा। हमेशा, सेलीन ने गंभीर दृढ़ संकल्प के साथ पुष्टि की। विधर्मी समन्वित समूहों में जंगल से उभरे। मैथ्यू और सेलीन की स्थिति को एक ढीले अर्धवृत्त में घेर लिया। उनके स्पष्ट क्रोध के बावजूद उनका गठन अनुशासित था। ये अनुभवी योद्धा थे, नासमझ कट्टरपंथी नहीं। गश्ती नेता, एकमात्र विधर्मी मैथ्यू ने पहले पहचान लिया था। थोड़ा आगे बढ़ा। उसकी आंखें जलती हुई नफरत के साथ मैथ्यू पर टिकी हुई थी। शवा क्रथनाल, वह अपना हथियार उठाते हुए जहरीले स्वर में फुफकारने लगा। वोरकेत शानित रस। मैथ्यू को विशिष्ट शब्द समझ में नहीं आए, लेकिन शत्रुतापूर्ण इरादा बिल्कुल स्पष्ट था। विधर्मी चाहते थे कि वह और सेलीन दोनों मर जाएं, कोई बातचीत या दया न हो। ऐसा लगता है कि आप वास्तव में हमसे प्यार करते हैं, हो? मैथ्यू ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा, नेता का पूरा ध्यान आकर्षित करने और यारा और उसके योद्धाओं के लिए फ्लैंकिंग युद्धाभ्यास को आसान बनाने की कोशिश कर रहा था। हमने ऐसा क्या किया कि हम इतने गर्मजोशी से स्वागत के लायक हों?
आश्चर्यजनक रूप से उनके प्रति अपनी स्पष्ट आक्रामकता और जानलेवा इरादे के बावजूद विधर्मी नेता की आंखें लगातार इधर उधर घूमती रहीं, विशेष रूप से अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आसपास के जंगल को स्कैन करती रहीं। आप वहां अच्छे हैं? मैथ्यू ने मजाक उड़ाते हुए पुकारा। आपकी आंखें थोड़ी बहुत ही घूम रही हैं। आप उस जांच को प्राप्त करना चाहते हैं? एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति हो सकती है। मैंने सुना है कि ये बहुत विचलित करने वाले हो सकते हैं। सेलिन ने अपने बेतुके मजाक पर मुश्किल से हंसी को दबाया, भले ही उनके आसपास के स्पष्ट नश्वर खतरे के बावजूद। विधर्मी नेता ने मैथ्यू के ताना को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने अपने योद्धाओं से उनकी भाषा में तेजी से बात करना शुरू कर दिया, जो स्पष्ट रूप से आदेश जारी कर रहे थे। उसके समाप्त होने के बाद कई विधर्मी जो आसपास के गठन में तैनात थे ने तुरंत अपना रुख बदल लिया। मैथ्यू और सेलिन पर केंद्रित आक्रामक मुद्राओं को बनाए रखने के बजाय वे रक्षात्मक स्थिति में चले गए, उनके हथियार उठाए गए और छिपे हुए खतरों के लिए क्षेत्र को स्कैन करने पर उनका ध्यान केंद्रित किया। उस समय मैथ्यू को तुरंत एहसास हुआ कि उनकी योजना में कुछ मौलिक रूप से गलत था। वे जानते हैं कि हमारे साथ लोग हैं, या वे जानते हैं कि यारा और सबसे मजबूत सावी योद्धा गांव से गायब हैं। नेता की सतर्क हरकतें अचूक थीं। अगर उसके पास किसी प्रकार की खुफिया जानकारी नहीं होती तो वह अपनी सेनाओं को विभाजित नहीं करता या रक्षात्मक स्थिति नहीं अपनाता। केवल दो अलग-थलग दुश्मनों का सामना करने वाले एक आत्मविश्वासी कमांडर ने अपनी बड़ी सेना के साथ तुरंत हमला किया होगा। यह महसूस करते हुए कि उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण उनकी घात की रणनीति विफल हो गई थी, मैथ्यू ने तुरंत मौके पर अपना दृष्टिकोण बदल दिया।